सो हेलो माय डियर जेटार्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हाइड्रोकार्बन्स पार्ट वन। इसमें बेसिकली हम सिर्फ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का डिस्कशन कर रहे होंगे, जो हमारे एल्केन्स और एल्कीन्स होते हैं उनके बारे में। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स अपन एक अलग से सेशन में डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि वो मुझे लगता है कि एक साथ पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक। तो हम इसमें प्रोसीड कैसे कर रहे होंगे ना, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट दी you can say preparation of alkenes, then their chemical and physical properties, और उसके बाद similarly हम alkenes की preparation के बारे में डिस्कस करेंगे and after that its chemical and physical properties. ओके, तो देखिए, एल्केन्स की प्रिपरेशन से पहले हम पढ़ रहे होंगे कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है। सो बेसिकली ये क्या होता है ना, हम कोई भी रिएक्शन कराते हैं जो कि मल्टीपल स्टेप्स की होती है, तो उसमें काफ़ी बार रिएक्शन इंटरमीडिएट्स ऑब्टेन होते हैं, तो उसमें से ही एक इंटरमीडिएट हमारे लिए होता है कार्बन फ्री रेडिकल। तो कार्बन फ्री रेडिकल देखिए कुछ इस तरह का होता है, CH3 और एक डॉट, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह का होता है 1s2 2s2 2p। और ये जो है पैरामैग्नेटिक स्पीशीज होती है, क्योंकि इसमें विजिबल है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और सेकेंडली हाईली अनस्टेबल होगा, ऑफ कोर्स इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ऑक्टेट जो है इसका इनकम्प्लीट होता है, और इसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर होता है। अब जो हमारा कार्बन फ्री रेडिकल है, तीन तरह की रिएक्शंस शो करता है, विच आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब ये रीअरेंजमेंट रिएक्शंस जो है ये हमारे जेई के सिलेबस में नहीं है, ये आप हायर क्लासेस में स्टडी कर रहे होंगे इफ यू टेक अप इंजीनियरिंग। सो वी विल बी डिस्कसिंग ओनली टू रिएक्शंस विच आर कॉम्बिनेशन एंड डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। अब देखिए, हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स शो करते हैं। देखिए इस तरह से, जैसे हमने ले लिया 2 मोल CH3 डॉट, तो ये आपस में कंबाइन करके इथेन बना लेंगे। सिमिलरली हमने लिया 2 मोल इथेन का कार्बन फ्री रेडिकल, तो ये मिलके हमारा 4 मेंबर की एल्केन फॉर्म कर लेंगे सिंपली। इसी तरह से देखिए, हमने एक फिनाइल का कार्बन फ्री रेडिकल ले लिया, तो ये दोनों आपस में मिलके इस तरह से देखिए सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगी दोनों फिनाइल रिंग्स। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये वाला एक एग्जांपल देखिए, फिफ्थ वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास ये जो टर्मिनल कार्बन है ये है C14, बेसिकली इट इज़ एन आइसोटोप ऑफ कार्बन, और इसका जो दूसरा एंड है उस पर हमारे पास डॉट है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है ये मिल जाएगा, सिंपली ये वाला जो डॉट है दूसरे डॉट से कनेक्ट हो जाएगा, और दोनों के टर्मिनल पे 14 जो हमारा C14 है वो आइसोटोप होगा। बट देखिए यहाँ पे जो हमारा टर्मिनल वाला कार्बन फ्री रेडिकल है, ये रेजोनेंस की वजह से 14 वाले कार्बन पे भी आ सकता है। तो इस तरह का भी एक जो है कार्बन फ्री रेडिकल एग्जिस्ट कर रहा होगा इन दिस सिस्टम। तो जब ये कंबाइन करेगा तो देखिए दो तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहा होगा। जब हमारा जो कार्बन फ्री 14 वाला आइसोटोप है, कार्बन 14 वाला, वो दूसरे कार्बन 12 वाले आइसोटोप से बॉन्ड बना ले, और सेकंड केस क्या होगा जब दोनों ही कार्बन 14 वाले आइसोटोप्स आपस में बॉन्ड बना ले, तो यहाँ हमें टोटल 3 प्रोडक्ट्स मिल रहे होंगे। ये एग्जांपल डिस्कस करने का मोटिव यही था कि जब आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिले तो आप ट्राई कीजिएगा कि आप सारी पॉसिबिलिटीज अपने दिमाग में सोचें, और उसके बाद फाइनल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कंक्लूड करें, नहीं तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मिस हो सकते हैं। नाउ कमिंग टू डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस, तो ये वाली रिएक्शंस हमेशा 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल्स शो कर रहे होंगे। 1 और 2 डिग्री तो हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो करते, और जो 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल्स होते वो हमें डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते। किस तरह से, देखिए 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स can't combine due to huge steric repulsion, thus they disproportionate। किस तरह से डिसप्रोपोर्शनेट करेंगे, देखिए ये हमारा एक कार्बन फ्री रेडिकल है, और ये सेम कार्बन फ्री रेडिकल है, तो इसके ये जो टर्मिनल्स है, H बॉन्ड है ना कार्बन के साथ, ये हो जाती है अपनी होमोलिटिक फिजन के अंडरगो कर जाती है, और इस वजह से क्या होता है ना, ये वाला एच यहाँ जुड़ जाएगा, और ये दोनों जो इसका टर्मिनल पे एक कार्बन फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, और इसका एक 3 डिग्री फ्री रेडिकल तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना के एक एल्कीन बना लेते हैं। तो हमें यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं इन द डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। नाउ हमारे पास यहाँ अब हम मूव कर चुके हाइड्रोकार्बन में एल्केन्स की प्रिपरेशन पे। तो उसमें सबसे पहली रिएक्शन हमारे पास आती है वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन भी जो है हमारे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को ही फॉलो करती है। देखिए मैं आपको बता दूं, जब भी हमें फ्री रेडिकल जनरेट करना होता है ना, तो या तो हम इस पे एच न्यू जो है
इंसिडेंट करा देते हैं हमेशा। एच न्यू क्या होती है हमारी सनलाइट, या फिर इस पे आपको दे देंगे कि भाई यूवी लाइट हमने जो है नॉर्मल किसी मॉलिक्यूल पे इंसिडेंट करा दी, या फिर हमने हाई टेम्परेचर दे दिया। तो या तो हमें ये 3 कंडीशंस दे दी जाती है, या फिर हमें ये काफ़ी यूनिक सा एक रिएजेंट दिया जाता है विच इज सोडियम इन ड्राई ईथर। तो सोडियम इन ड्राई ईथर जब भी हमें दिया हो तो हमें समझ जाना है कि ये वुड्स रिएक्शन है, और वुड्स रिएक्शन हमेशा सिमेट्रिकल इवन नंबर्ड एल्केन्स को फॉर्म करने के लिए यूज करी जाती है। तो देखिए इसको पढ़ते हैं। हमने 2 मोल ले लिया हेलो एल्केन हमारा, और जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम इन ड्राई ईथर तो हमें मिलता है हमारा एल्केन। अब इसकी मैकेनिज्म कुछ इस तरीके होगी कि हमारा सिंपली आर एक्स है, इसके ऊपर हमने डाला है Na। अब Na क्या करेगा, X ले जाएगा और अपना सॉल्ट बना लेगा नॉर्मल, और हमारे पास R डॉट बच जाता है। अब अगर हमारा R डॉट 1 डिग्री या 2 डिग्री है तो ये सिंपली कंबाइन हो जाएगा और हमें क्या दे देगा, एल्केन। बट अगर ये 3 डिग्री है तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, तो ये हमें एल्केन और एल्कीन दोनों प्रोडक्ट्स देता है। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के बारे में, कि फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट ऑब्टेन हो रहा है ऑफ कोर्स। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, Ri is greater than Rbr is greater than Rcl is greater than Rf। बेसिकली Rx की जो बॉन्ड है वो जितनी जल्दी डिसोसिएट होगी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा हो रही होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि हमने ड्राई ईथर स्पेसिफिकली मेंशन किया है। तो ड्राई ईथर ही क्यों लिया, तो इसका रीज़न ये रहा कि ड्राई ईथर इज टेकन बिकॉज इन केस ऑफ मॉइस्ट ईथर, अब आपको पता होगा जो हमारा सोडियम है वो हाईली रिएक्टिव होता है। तो अगर सिस्टम में थोड़ा सा भी मॉइस्चर प्रेजेंट हुआ तो सोडियम फट से हमारा जो वो है वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ही हम ड्राई ईथर लेते हैं हमेशा। तो यही रीजन है कि ड्राई ईथर के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, ना कि मॉइस्ट ईथर या नॉर्मल ईथर के साथ। और फोर्थ पॉइंट है हमारा सिमेट्रिकल इवन कार्बन एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड एज मेजर प्रोडक्ट्स ऑलवेज। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको सिमेट्रिकल इवन नंबर कार्बन के एल्केन्स बनाने हो तो आप वुड्स रिएक्शन को प्रेफर करेंगे। तो CH4 कैन नेवर बी ऑब्टेन्ड। अब सीधी सी बात है, मिनिमम जो हमें एल्केन मिल रही होगी वो इथेन मिल रही होगी इस पर्टिकुलर रिएक्शन से, तो CH4 कभी भी ऑब्टेन नहीं होगी हमें थ्रू दिस रिएक्शन। अब देखिए वुड्स रिएक्शन की बेसिकली आप कह सकते हैं वुड्स फैमिली में ही सिमिलर काइंड ऑफ काफी सारी रिएक्शंस आती है, तो उसको कवर करते हुए ये छोटा सा एक चार्ट है कि वुड्स रिएक्शन तो हमने पढ़ ली, सिंपली हमने सोडियम लिया था विद ड्राई ईथर तो हमें क्या मिला, एल्केन। बट अगर हमें चाहिए कि हम एरोमेटिक कार्बन्स के साथ ये रिएक्शन कराएं तो उसे क्या दे देंगे हम नाम, फिटिंग रिएक्शन। यहाँ हमारा जो रिएजेंट है वो सेम रहेगा, बस यहाँ हम एक हीट और एडअप कर देंगे, जो है सिस्टम उसको हीट कर देंगे और सिर्फ। तो जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम एंड हीट के साथ तो देखिए हमें पीएच दो रिंग्स जो है फिनाइल की वो आपस में जुड़ गई। अब फिटिंग रिएक्शन को ही फर्दर हम 2 रिएक्शंस में और क्लासिफाई कर सकते हैं, फर्स्ट इज उल्मान रिएक्शन एंड सेकंड इज फ्रैंकलैंड रिएक्शन। अब उल्मान रिएक्शन में क्या है ना, हमने Na जो हमारा सोडियम है उसकी जगह हमने ले लिया कॉपर। तो कॉपर के साथ जब हम PHX की रिएक्शन कराते हैं तो हमें वापस से PH जुड़ते हुए दिख जाते हैं। और फ्रैंकलिन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, जो हमारा सोडियम था उसकी जगह हमने लिया है Zn, और ये इस पर्टिकुलर रिएक्शन से हम एल्केन भी जनरेट कर सकते हैं और एरोमेटिक कार्बन्स भी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी जनरेट कर सकते हैं, जो आप देख सकते हैं। सो ये थी हमारी वुड्स फैमिली की रिएक्शंस। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर विच इज वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा ना, अगर हमें इस तरह का हाइड्रोकार्बन चाहिए जिसमें एरोमेटिक पार्ट भी हो और एलिफेटिक पार्ट भी हो, बेसिकली हमारा एल्केन भी हो, तब हम ये वाली रिएक्शन करवा रहे होंगे। तो देखो इसमें हमने वुड्स और फिटिंग को मिक्स कर दिया है, हमने वुड्स के अकॉर्डिंग Na ले लिया है और फिटिंग के अकॉर्डिंग इसमें हीट भी इंट्रोड्यूस कर दी है। तो यहाँ हमारा नॉर्मल एल्केन वाला पार्ट है और ये एरोमेटिक वाला पार्ट है, तो दोनों का देखो एक्स एक्स तो अलग हो जाता है, और एक हमें मिलेगा आर पी एच जो कि मेजर होगा। और ये जो आर और पी एच जो मिलते हैं ना सेम, जब हमारे कार्बन फ्री रेडिकल से वो आपस में कंबाइन करेंगे तो ये दोनों ही हमारे माइनर प्रोडक्ट्स होंगे। तो मेजर प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ही हमेशा हमें मेजर प्रोडक्ट मिलता है विच इज आर एंड पी एच। तो देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे हमारे यहाँ पे बी आर अटैच्ड है, राइट। तो ये हमारा हेलो एल्केन था, तो हमारे देखिए किस तरह का फ्री रेडिकल बना होगा, कुछ इस तरह का फ्री रेडिकल बना होगा, और दूसरा फ्री रेडिकल बना होगा कुछ इस तरह का। तो इन दोनों फ्री रेडिकल्स ने आपस में बॉन्ड बना के ये वाला प्रोडक्ट हमें दे दिया, राइट। ऐसे ही देखिए ये वाली भी हमारे पास रिएक्शन है जहाँ से दोनों Cl हमारा Na ले जाएगा और हमें एल्कीन प्रोवाइड होगी, और ऐसे ही हमें एल्काइन भी प्रोडक्ट एल्काइन भी मिल सकता है। एंड नेक्स्ट ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेंजीन हमने फॉर्म करी है थ्रू आर वुड फिटिंग रिएक्शन।
ये फिफ्थ वाला एग्जाम्पल जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हो क्या रहा है ना, जब हमारा इस तरह का फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है, राइट, एक सेकेंड, ये हमारा इस तरह का, अब होगा क्या ना, यहाँ अगर हम बॉन्ड बना लेते हैं, राइट, हमने दोनों जो फ्री रेडिकल्स है उनको आपस में जोड़ दिया, तो होगा क्या ना, ये पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। कितने? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हो तो उसमें हमने पढ़ा होगा कि जब भी हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स किसी भी स्पीशी में हो जाते हैं तो वो एंटी एरोमेटिक हो जाती है, और एंटी एरोमेटिक स्पीशीज जो होती है ना वो काफी ज्यादा अनस्टेबल होती है। तो बेसिकली इसी को अवॉइड करने के लिए ऑब्जर्व क्या किया जाता है ना, कि डायमराइजेशन हो जाता है। बेसिकली ये अपने ही जैसे दो और फ्री रेडिकल्स के साथ इस तरह जुड़ जाता है। यहाँ दूसरा फ्री रेडिकल रहा होगा और उसके साथ ये सिंपली ऐसे जुड़ गया, तो हमें प्रोडक्ट इस तरह का मिलता है। वाई? बिकॉज अगर हम दोनों बॉन्ड्स मिक्स कर देते तो ये हमें एंटी एरोमेटिक प्रोडक्ट दे रहा होता, विच इज हाईली अनफेवरेबल, राइट। देखिए सिक्स एग्जाम्पल में यहाँ पे एक हमारा फ्री रेडिकल बना होगा और यहाँ पे दूसरा फ्री रेडिकल, तो ये दोनों आपस में कंबाइन होके ये प्रोडक्ट दे देते हैं। और सिमिलरली सेवन्थ एग्जाम्पल में भी यहाँ फ्री रेडिकल बन के इस तरह कंबाइन करके हमें साइक्लोप्रोपेन मिल गया होगा। अब हम आ जाते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस पे। अब देखिए हमने वुड्स रिएक्शन और उसकी जो अदर रिएक्शंस थी उसमें हमने इवन नंबर्ड प्रोडक्ट बना लिए, बट अगर हमें ऑड नंबर प्रोडक्ट बनाने तो हम कोरे हाउस सिंथेसिस का यूज कर रहे होंगे। तो देखिए दिस रिएक्शन इज यूज टू सिंथेसाइज अनसिमेट्रिकल एल्केन्स दैट वी वर अनेबल टू ऑब्टेन बाय वुड्स रिएक्शन। तो देखिए इसके रिएजेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमारा जो RX है उसके साथ हम लेते हैं लिथियम। तो RX जब लिथियम के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक सॉल्ट बना लेता है, और यहाँ हमें कार्बन आयन इंटरमीडिएट मिल रहा है। देखिए फिर हम उसके बाद क्या करते हैं ना, कॉपर का सॉल्ट इसमें डाल देते हैं, जो हमारा RLi बनाता है ना उसको हम रिएक्ट कराते हैं कॉपर के साथ, तो हमें इसके बाद मिल जाता है गिलमैन्स रिएजेंट। अब ये जो हमें इंटरमीडिएट मिला है ना R2CuLi, ये जो प्रोडक्ट मिला है इसे हम क्या कहते हैं, गिलमान्स रिएजेंट। तो इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप प्लीज याद रखिएगा, R2CuLi। और उसके बाद जो R2CuLi है ना वो हमारा R-X, बेसिकली हमने जो अपना सबस्ट्रेट लिया था इट वाज RX, और उसके अलावा दूसरा कोई हम हेलो एल्केन लेते हैं विच इज R-X। तो ये दोनों जब कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, R एंड R-। तो देखिए ऊपर वाली रिएक्शन में हो क्या रहा था ना, हमेशा R और R ही कंबाइन करेंगे, तो आप R ऑड ले लो या इवन ले लो, डजेंट मैटर, प्रोडक्ट हमेशा इवन नंबर ही मिल रहा था। बट देखिए यहाँ डिफरेंस क्या है ना, हम R और R- को रिएक्ट करा मतलब कंबाइन करा रहे हैं, तो R- अगर आपका ऑड हो गया और R इवन हो गया तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो इस वजह से हमें जो है असिमेट्रिकल कार्बन इससे ऑब्टेन हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, ब्रोमो इथेन है, इस पे हमने Li डाला, फिर CuBr डाला, फिर देखिए इसके साथ CH3Cl लिया गया है। तो जब इथेन के साथ हम क्या कहते हैं, इथाइल के साथ अगर हम मिथाइल को जोड़ देंगे तो हमें प्रोपेन मिल जाएगा विच इज अ 3 मेंबर्ड एल्केन। तो इस तरह हमें असिमेट्रिकल एल्केन्स इस पर्टिकुलर रिएक्शन के थ्रू ऑब्टेन होते हैं। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कार्बन आयन इंटरमीडिएट है। देखिए फर्स्ट स्टेप में ही हमें जो इंटरमीडिएट मिल रहा है वो कार्बन आयन है, ये जो है R, इट इज माइनस, क्योंकि जो हमारा Li है वो तो एल्कली मेटल है, तो ये हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही होगा, तो इसलिए ये हमारा जो एल्केन होता है ये माइनस चार्ज ले लेता है। सो कार्बन आयन इंटरमीडिएट इज ऑब्टेन्ड। गिलमैन रिएजेंट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये ध्यान याद रखिएगा। R2CuLi इज आर गिलमान्स रिएजेंट। और रेट ऑफ रिएक्शन फॉर R' होगा R'। तो देखिए 1 डिग्री R' सबसे तेज रिएक्ट करेगा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। वाई? ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। अब हम मूव कर जाते हैं नेक्स्ट हमारी प्रिपरेटरी रिएक्शन पे विच इज कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कार्बोक्सिलेट सॉल्ट्स इज डन इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। तो देखिए अब हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हम एक सेल के अंदर ये इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे होंगे, तो हमारे पास यहाँ एनोड भी होगा और कैथोड भी होगा। तो एनोड पे क्या होगा, इलेक्ट्रोड ऑन विच एनायन गोज, एंड कैथोड इज द इलेक्ट्रोड ऑन विच कैटायन गोज। ये क्लियर है आप लोगों को? तो देखिए एनोड में क्या होगा, जो हमारा RCO माइनस हो गया, बेसिकली जो कार्बोक्सिलिक सॉल्ट है इसका जो एनायन होगा हमारा वो इस तरह रिएक्ट करा होगा एनोड के ऊपर, कि सबसे पहले उसने एक इलेक्ट्रॉन लीव कर दिया, तो उसका क्या बन गया हमारे पास, फ्री रेडिकल। फिर फ्री रेडिकल जो है बाद में R डॉट और COT में डिसोसिएट हो गया, तो ये R डॉट आपस में कंबाइन होके एल्केन फॉर्म कर लेते हैं। और कैथोड पे क्या हो रहा होगा, जो हमारा वाटर होगा, बेसिकली ये वाटर को इस तरह लिखा गया है H और OH की फॉर्म में, ये एनोड पे दिए गए इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन कर रहा होगा। और
हमें प्रोडक्ट में ये हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है और साथ में NOH बना रहा है, राइट। हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरा ध्यान रखिएगा, आगे बताता हूँ क्यों। देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो पहले तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो गया ये भी, वाई, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास R डॉट बन रहा है और वही आपस में कंबाइन कर रहा है। नेक्स्ट, CO2 लिबरेटेड एट एनोड एंड H2 लिबरेटेड एट कैथोड। अब ये आपके पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकता है कि भाई जो हमारी कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, इसके एनोड और कैथोड पे कौन कौन सी गैसेस लिबरेट होती है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो हमारा एनोड है उसके ऊपर CO2 गैस लिबरेट होती है और जो हमारा कैथोड है उसके ऊपर H2 गैस लिबरेट होती हुई दिख रही है। और इसमें भी देखिए CH4 कैन नेवर बी सिंथेसाइज्ड बाय दिस प्रोसेस, व्हाई, बिकॉज ऑब्वियसली R डॉट आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो मिनिमम जो हमें एल्केन मिल रही होगी इट वाज ऑलवेज बी टू मेंबर्ड। थर्ड पॉइंट है, एल्कीन फॉर्म कैन ऑल्सो बी गैस। लाइक अगर जो लोअर एल्कीन्स फॉर्म करते हैं हम, तो वो बेसिकली गैसियस फॉर्म में एग्जिबिट करती है, एग्जिस्ट करती है, तो इस वजह से ये लिखा गया है कि जो एल्कीन्स फॉर्म्ड है वो लोअर मेंबर्ड भी होती है, तो वो गैसियस भी हो सकती है। अब ये आया इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको बताया था ना कि NaOH भी हमें मिल रहा है, तो वो क्यों बताया था, बिकॉज pH ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेज ड्यू टू NaOH ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा कि जब भी हम किसी सेल में कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म करा रहे हैं, तो उसकी जो सोल्यूशन की पीएच है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करती रहती है विद द टाइम, व्हाई, बिकॉज NaOH इज फॉर्म्ड एट द कैथोड और वो हमारा जो सोल्यूशन है उसके अंदर मिक्स हो जाता है, तो उसकी पीएच जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करती रहती है और कॉन्स्टेंटली बेसिक होती रहती है, राइट। अब देखिए यहाँ कुछ एग्जांपल्स है, जैसे हमारे पास है CH3CONA, तो यहाँ कुछ नहीं, CH3 हमारा CH3 डॉट बनेगा, तो CH3 आपस में मिलके इथेन बना रहे होंगे। वैसे ही CH2 अब देखिए एक डॉट यहाँ बनेगा, एक डॉट यहाँ बनेगा, तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके हमें इथीन दे देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखिए यहाँ ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, तो एक डॉट इस तरह बनेगा, दूसरा डॉट इस तरह बनेगा और ये दोनों आपस में मिलके इथाइन दे देंगे। अब ये वाली काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जब हमारे पास सिर्फ H है, COON है, तो CO2 तो हमें मिलना ही था। अब ये H दूसरे ही H से मिलके H2 बना देता है, तो हमें यहाँ कोई भी एल्केन ऑब्टेन नहीं होती है, राइट। और हम सेम जो कार्बोक्सिलेट सॉल्ट्स के साथ जो रिएक्शन कर रहे हैं वो हम सल्फर के सॉल्ट्स के SO3 वाले सॉल्ट्स के साथ भी कर सकते हैं। कैसे, CH3SO3Na, इसमें भी सिमिलर हमारी जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो फॉलो हो रही होगी, बस प्रोडक्ट्स जो बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना वो थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे। तो यहाँ भी अगर इस तरह का कभी हमारे पास सबस्ट्रेट आ जाता है तो हमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है। जिस तरह हम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन करवा रहे थे, सिमिलर फैशन में हमें इन सॉल्ट्स के साथ भी रिएक्शन करवा देनी है। बेसिकली कोई भी एसिडिक सॉल्ट हमें मिल गया ना, तो हमें इस तरह की रिएक्शन करवा देंगे। तो यहाँ भी देखो CH3 डॉट मिलेगा, तो ये आपस में कंबाइन करके इथेन दे रहे होंगे और SO3 गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन विच इज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका ध्यान रखिएगा कि जब भी हमें हमारे प्रोडक्ट से, ये बेसिकली ना होगी क्या, जब आपके ऐसी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें बहुत सारी रिएक्शंस गिवन है, तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसमें एक कार्बन कम हो गया है, तो आप सोच सकते हैं कि शायद यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कराई गई होगी, क्योंकि देखिए इस रिएक्शन में होता क्या है ना, यहाँ भी हम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट लेते हैं जिसमें COONA होता है, और प्रोडक्ट में वो जो COONA है ना, ये होता ही नहीं है। तो बेसिकली ये जो कार्बोनिल वाले कार्बन का जो C है वो कंप्लीटली इसमें से रिमूव हो जाता है हमारे प्रोडक्ट में से, तो इस वजह से ये एक स्टेप डाउन रिएक्शन होती है, तो एक कार्बन कम हो रहा है हमारे प्रोडक्ट में। तो करते क्या, हम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट लेते हैं, इसके साथ NaOH और CaO का मिक्सचर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां भी आपको NaOH और CaO साथ में मिल जाए समझ जाना डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो रही होगी। तो सिंपली आपको करना क्या है ना, ये वाला पार्ट हटा देना है अपने सबस्ट्रेट में से, और RH हमारा एल्केन बन जाएगा और साथ में Na2CO3 हमें बाय प्रोडक्ट मिल जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन और ऑकवर्ड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब देखिए डिग्रेडेशन वर्ड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे प्रोडक्ट में एक कार्बन कम मिल रहा है देन द रिएक्टेंट, तो इस वजह से डिग्रेडेशन रिएक्शन भी होती है ये। नाउ कार्बेनाइन इंटरमीडिएट यहाँ पे हमें ऑब्टेन हो रहा होगा, और इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। तो हमारा कार्बेनाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज़्यादा होगी। अब स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, हमारा जो कार्बोक्सिलेट सॉल्ट है उसके अंदर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतनी ज़्यादा जो है हमारे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी होगी और रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ज़्यादा होगी। और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने कहाँ पे चाहिए, अल्फा पोजीशन पे। जो हमारी अल्फा पोजीशन है ना,
अगर उस पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो हमें बढ़ते हुए दिख रही होगी, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लिख लीजिएगा कहीं पे, या फिर आप यही वाले नोट्स प्रेफर करते हैं तो इसको प्रिंट करा के यहीं पे कहीं साइड में लिख लीजिएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है अल्फा पोजीशन पे तो जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज करती हुई दिख रही होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा जो NaOH और CaO लेते हैं ना वो हम लेते हैं 3:1 रेशो में, और किसी रेशो में नहीं, 3:1 रेशो में ही लिया जाता है फॉर डी कार्बोक्सिलेशन। नाउ हियर आर सम एग्जांपल्स, जैसे CH3COO लिया है तो कुछ नहीं, यहाँ हमारे पास फ्री रेडिकल बन रहा होगा, बट देखिए वहाँ हम बाकी के जो दो मेथड्स पढ़े थे उसमें हम मीथेन नहीं सिंथेसाइज कर पा रहे थे, बट यहाँ क्या होता है ना, हमारा जो नॉर्मल फ्री रेडिकल बनता है उसके साथ बस एक H जाके जुड़ जाता है, राइट। तो इसलिए हमारे पास यहाँ मीथेन ऑप्टेन हो जाता है। वैसे ही देखिए यहाँ COON है, यहाँ CON है और यहाँ CON है, तो कुछ नहीं होगा, ये जो तीनों COON है ना, ये तीनों ही हमारे पास हट जाएंगे और सिंपली बेंजीन ऑप्टेन हो जाएगी। अब देखिए ये थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, कंपेयर रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन फॉर CH3CH2COONA CH2CHCOONA। बेसिकली यहाँ जो क्या है, हमारे जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो चेंज होती जा रही है कॉन्स्टेंटली, राइट। अब आपको पता हो तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होती है उस पर्टिकुलर कार्बन की। जैसे हमारे पास ये वाला जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी हाई होगी। और ये वाला जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp से कम होगी और सबसे कम होगी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की। अब जितना ज्यादा देखिए, जितना ज्यादा परसेंट एस कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उतना ही स्टेबल नेगेटिव चार्ज। बेसिकली ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन करेगा क्या ना, इस कार्बन आयन को अपनी तरफ खींचेगा, राइट, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। तो ओवरऑल होगा क्या ना, हमारा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा, तो हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलेशन की वो इंक्रीज होती हुई दिख रही होगी। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास टू कंपेयर द रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन, तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, राइट। नाउ रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है हमारा, RMgX। RMgX होता है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बेसिकली इसमें एल्केन होता है, बीच में हमारे पास होता है मैग्नीशियम एंड फिर X विच इज आर हेलोजन। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हम दो तरह से रिएक्शन ये शो करता है, एक तो होता है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड और सेकंड होती है एसिड बेस रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड। तो एसिड बेस रिएक्शन में क्या हो रहा है ना, हमारे पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और उसके साथ जब भी H अटैच होता है ना, तो हमारा यहाँ जो ग्रिग्नार्ड है वो R माइनस बेसिकली कार्बन आयन जनरेट करता है, और ये R माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़े हुए H को ले जाके इस तरह से एल्केन फॉर्म कर लेता है। बट अगर हमारे पास RX गिवन है और इसके साथ है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये दोनों आपस में सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करके एल्केन हमें दे रहे होंगे। तो ये दो मेथड्स है बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू जनरेट R एल्केन्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है हमारे पास नॉर्मल था, यहाँ आप R भी ले सकते थे बट मैंने CH3MgBr लिया है ताकि कुछ हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट आए जो हमें ध्यान रहे। तो यहाँ मैंने ले लिया H2। अब H2 के साथ क्या कर रहा होगा ना, एसिड बेस रिएक्शन देगा, तो H2 का इसने H ले लिया, OH छोड़ दिया, तो CH4 हमें यहाँ ऑप्टेन हो जाएगा। वैसे ही RSH, अब RSH भी जो है हमारा एक एसिड होता है, तो इसके साथ भी एसिड बेस रिएक्शन शो करके CH4 ये दे रहा होगा। और ऐसे ही CH3COOH, तो ये भी हमारा एसिड है, राइट, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका भी ये H ले लेगा H प्लस और CH3 के साथ बॉन्ड करके मीथेन दे देगा। अब देखिए यहाँ पे भी ये जो स्पीशी है ना, इसकी ये वाला पर्टिकुलर पोजीशन का जो H है ये काफी ज्यादा एसिडिक होता है, तो इस वजह से ये वाला H जो है हमारा CH3 डॉट ले जाएगा, CH3 डॉट नहीं CH3 माइनस ले जाएगा और हमें मीथेन एज प्रोडक्ट दे देगा। अब RNH2 क्या हो गया, हमारा बेस हो गया, तो इसके साथ जब ग्रिग्नार्ड हमारा क्या कहते हैं रिएक्ट करेगा तो ये भी हमें मीथेन दे देगा। जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो अल्कोहल का भी जो H है ना वो ग्रिग्नार्ड के रेस्पेक्ट में एसिडिक होता है, तो इस वजह से ये भी हमें मीथेन दे देगा। और RSO3H तो हमारा एसिड होता ही है, तो इस वजह से ये भी हमें क्या कहते हैं मीथेन दे देता है। और फिनॉल का भी जो H होता है वो एसिडिक होता है, तो इस वजह से ये भी ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करके हमें मीथेन दे रहा होगा। तो ये सब जितनी भी रिएक्शंस है मैंने जो यहाँ पे लिखी है ये सब एसिड बेस्ड टाइप रिएक्शंस है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। और ये काफी आप कह सकते हैं सभी जो जेई मेंस में पूछी जाती है उस तरह की रिएक्शंस को कवर कर रहा है। तो ये पर्टिकुलर जो मैंने यहाँ मैप बनाया है इसको आप अच्छे से एक बार देखिएगा, रिवाइज करिएगा, और आपको कोई डाउट आता है सो मेक श्योर यू डू आस्क दैट इन द कमेंट्स। अब नेक्स्ट जो हमारा
प्रिपरेशन मेथड है, इट इज थ्रू हाइड्रोजिनेशन। अब हाइड्रोजिनेशन क्या होता है ना, हम कुछ नहीं करते, हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लेते हैं, जैसे जो हमारे डबली बॉन्डेड एल्कीन्स होते हैं या ट्रिपली बॉन्डेड एल्काइंस होते हैं, राइट। तो उस पे हम कुछ नहीं करते, हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, जो हमारे डबल ट्रिपल बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ के। तो वही होता है हमारा हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस। अब इसको करते कैसे है ना, हम बेसिकली एक मेटल सरफेस लेते हैं। क्यों? बिकॉज मेटल सरफेस हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब गैसेस, गैसियस हाइड्रोजन ऑन देम। और बेसिकली ये जो होता है ना, गैसियस हाइड्रोजन को अपनी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब कर लेता है। अब अगर आपने सरफेस केमिस्ट्री कभी पढ़ी होगी तो आपको एड्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्या होता है ना। बेसिकली हमारे पास एक सरफेस होती है एड्जॉर्बेंट की, और उसके ऊपर हमारा एड्जॉर्बेट जाके स्टिक कर जाता है, बस उसकी सरफेस पे एक तरह से एक्यूमुलेट होता जाता है। तो यही हमारा एड्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट होता है। तो होता है क्या है ना, मेटल सरफेस के जो सरफेसेस होती है उसके ऊपर हमारी H2 गैस एड्जॉर्ब हो जाती है। अब उसके ऊपर से जब हम हमारी अनसैचुरेटेड एल्केन्स हो गई या एल्कीन्स, सॉरी एल्कीन्स या फिर एल्काइंस हो गई, उनको जब पास करते हैं तो इसके जो पी पी सबशेल पी ऑर्बिटल्स की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है बेसिकली, जिनके साथ डबल मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे होते हैं, वो इस एच के साथ रिएक्ट करके इस तरह से पहले तो ट्रांजिशन स्टेट बनाती है, विच इज फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, और ये एच इस तरह से अटैच हो जाता है, राइट। तो ये इसकी मैकेनिज्म है, इसको ढंग से समझते हो। हाइड्रोजनेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हाइड्रोजनेशन होता है वो सरफेस फिनोमिना होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमारी हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो गई, इसके ऊपर जब हम हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेके गए तो पहले उसने ट्रांजिशन स्टेट बनाया, जहाँ इस तरह से हमारे पास फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ऑब्टेन होता है, और उसके बाद सेम साइड हमारे दोनों हाइड्रोजन इस पर अटैच हो गए। तो देखिए हमारे पास CH2 है, इस पे हमने H2 लिया। अब हम मेटल Pt भी ले सकते हैं या Pd भी ले सकते हैं, प्लेटिनियम या पैलेडियम दोनों, या फिर हम ले सकते हैं निकल, और या फिर रैने निकल। रैने निकल क्या होता है ना, हमारा पीस पीस करके आप कह सकते हैं एकदम ग्रैन्युलर निकल जो होता है, छोटा छोटा आप कह सकते हैं पीसेज में जब हम ग्राइंड कर देते हैं निकल को, तो वो होता है हमारा रैने निकल। तो उसकी वजह से भी क्या होता है ना, सरफेस काफी ज्यादा हो जाती है, तो काफी अच्छे अमाउंट में हाइड्रोजन जो है उसके ऊपर आप कह सकते हैं एड्सॉर्ब हो जाता है। तो इससे हमें क्या मिल जाता है, हमारा एल्केन ऑब्टेन हो जाता है। अब रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग। तो बेसिकली ये जो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आ रहा है ना, ये जितना ज़्यादा क्राउडेड होगा इसकी हाइड्रोजनेशन की रेट उतनी ही कम होगी। और इट इज़ अ सिन एडिशन। सिन एडिशन मतलब क्या है कि सेम साइड जुड़ रहा होगा हाइड्रोजन, हमेशा देखिए यहाँ दोनों कार्बन पे सेम साइड हमारा हाइड्रोजन जो है वो अटैच हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिन एडिशन। अब स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजिनेशन की। अब हाइड्रोजिनेशन में होता क्या है ना, हमारे पास जो एल्केन होगी, जरूरी तो नहीं है वो हमेशा सिस या सिस ही हो। तो हमारी एल्केन जो है वो सिस भी हो सकती है, वो ट्रांस भी हो सकती है। तो उस केस में हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन होते हैं। बेसिकली हमारे पास जो हाइड्रोजिनेशन है वो तो क्या कहते हैं, हमेशा सिन एडिशन होगा। बट कुछ कुछ हम आगे जाके ऐसी भी रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें ट्रांस एडिशन हो रहा होगा, तो उस केस में अलग प्रोडक्ट आएंगे स्टीरियो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो हम कैसे इसमें प्रोसीड कर रहे होंगे ना, अगर हमारे पास जैसी एल्कीन है और वैसा ही एडिशन हो रहा है तो बड़ा वाला नाम विच इज एराइथ्रोज। और अगर जैसी एल्कीन है उसका अपोजिट एडिशन हो रहा है तो हमारे पास छोटा वाला नाम लेना है जो है थ्रियोज। अब एराइथ्रोज और थ्रियोज क्या होते हैं ना, आप बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर आगे जाके पढ़ोगे तो देखोगे ये दो शुगर्स होती है, और उनको ये लिखने का एक वो होता है फिशर प्रोजेक्शन में लिखने का मेथड, जिसमें देखिए एराइथ्रोज में तो क्या होता है ना, हमारे जो सिमिलर ग्रुप्स है वो दोनों सेम साइड है, देखिए जेड जेड, और ये हमेशा टू मेंबर्ड कार्बन का ही होगा, है ना, ये देख लेना। और जो हमारा थ्रीओज होता है उसमें जो हमारे सेम ग्रुप्स है वो अपोजिट साइड है, जैसे यहाँ एक जेड है और यहाँ दूसरा जेड है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर जैसी एल्कीन है वैसा ही एडिशन हो रहा है तो बड़ा वाला नाम कौन सा है, एराइथ्रोज, जिसमें दोनों सिमिलर ग्रुप्स क्या है, सेम साइड है। और अगर हमारे जैसी एल्कीन है और उसका अपोजिट अगर एडिशन हो रहा है तो छोटा वाला नाम कौन सा है, थ्रीओज, जिसमें दोनों सिमिलर ग्रुप्स अपोजिट साइड है। अब ये बड़ा वाला नाम जैसी एल्कीन वैसा एडिशन, इसका मतलब क्या है, मान लो हमारी एल्कीन है सिस, और इसके साथ हम कौन से तरह का एडिशन कर रहे हैं, सिन एडिशन कर रहे हैं। अब भाई सिन एडिशन भी सेम साइड होता है, और सिस का मतलब क्या होता है कि हमारे जो सेम ग्रुप्स है वो सेम साइड है एल्कीन के अंदर। तो बड़ा वाला नाम आएगा, बड़ा वाला नाम कौन सा है, एराइथ्रोज। अब हमारे पास है सिस और उसका अपोजिट टाइप का एडिशन हो रहा है, कौन सा, एंटी एडिशन। तो हमारे पास आएगा छोटा वाला नाम विच इज थ्रियोज। तो हम थ्रीओज टाइप का प्रोडक्ट बना रहे होंगे विच वुड बी मेजर प्रोडक्ट।
अब वैसे ही ट्रांस के लिए भी, अगर ट्रांस हमारी एल्कीन है और उसके साथ सिन एडिशन अगर हो रहा है तो ये क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ एडिशन है। जैसे एल्कीन है उसका अपोजिट एडिशन हो रहा है तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, 3 और अगर ट्रांस एल्कीन है और उसका एंटी एडिशन, अब ट्रांस में भी क्या होते हैं, अपोजिट साइड होते हैं सिमिलर ग्रुप्स, और एंटी एडिशन मतलब अपोजिट जुड़ेंगे हमारे जो जुड़ने वाले ग्रुप्स है वो भी। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो आता है एराइथ्रोज। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल गिवन है, हमारे पास सिस एल्कीन है और D2 लिया गया है, बेसिकली ड्यूटीरियम लिया गया है, हाइड्रोजन का आइसोटोप D2 लिया गया है विथ Pt। तो D2Pt मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजनेशन वाली ही रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, यानी कि सिन एडिशन हो रहा है। तो देखो सिन एडिशन हुआ तो हमने क्या करा, D और D दोनों सेम साइड जुड़ा है, हमारा प्रोडक्ट क्या आया है, एराइथ्रोज। जैसी एल्कीन वैसा ही एडिशन। बट अब हमारे पास यहाँ पे ट्रांस एल्कीन है और उसके साथ क्या है, D2 क्या करेगा, हमारा सिन एडिशन करेगा, लेकिन एल्कीन तो ट्रांस है। तो जैसी एल्कीन है उसका अपोजिट हमारे पास क्या कहते हैं, एडिशन हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ दो प्रोडक्ट मिल रहे होंगे थ्रीओज फॉर्म में, राइट। तो ये आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और काफी बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है जेईई मेंस में, तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन। अब कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन क्या है ना, मान लीजिए हमने एल्काइन ली और इसका हाइड्रोजनेशन कराने लगे। अब भाई हाइड्रोजनेशन हमने क्या है, अनकंट्रोल्ड मैनर में करा दी, तो हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, दोनों हमारे जो है मल्टीपल बॉन्ड्स वो टूट जाएंगे और हमें एल्कीन मिल जाएगी। बट हम चाहते हैं कि ये ना हो के हमारे पास क्या हो, सिर्फ एल्कीन ही मिले, एक ही बॉन्ड हमारे पास जो है ब्रेक हो। तो उस मैनर में हमें क्या करना पड़ेगा ना, कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन परफॉर्म कराना पड़ेगा। वो कैसे कराते, हमारा जो H2PD है वो तो सेम रहेगा, इसके साथ हम एक स्पेशल काइंड ऑफ सब्सटेंस ऐड कर देते विच इज बेरियम सल्फेट, BaSO4। अब जब हम BaSO4 ऐड कर देते विथ H2PD, तो ये पूरे रिएजेंट को क्या बोलते हैं हम, लिंडलार्स कैटलिस्ट। बेसिकली ये जो हमारा BaSO4 है ना, ये क्या होगा, हमारा लिंडलार्स कैटलिस्ट होगा, और ये एज पॉइजन एक्ट करता है फॉर आर हाइड्रोजनेशन। तो ये करता क्या है ना, एक ही स्टेप के बाद हमारी हाइड्रोजनेशन रुकवा देगा। तो देखिए हमारे पास यह एल्कीन थी, बस इसका एक स्टेप हाइड्रोजनेशन होगा, तो इससे क्या होगा, हमें एल्कीन मिलेगी बस। तो बस ये थे हमारे कुछ मेथड्स टू प्रिपेयर एल्कीन। और अब हम मूव कर जाते हैं रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स पे, बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है एल्कीन की। तो सबसे पहली रिएक्शन जो हमारा एल्कीन शो करता है, इट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तीन तरह की रिएक्शन हमें आज डिस्कस करनी है। फर्स्ट इज हेलोजिनेशन, सेकंड इज नाइट्रेशन, एंड थर्ड इज सल्फोनेशन। ओके। सेकेंड रिएक्शन होती है आइसोमराइजेशन रिएक्शन, थर्ड इज एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, फोर्थ इज कंबशन रिएक्शन एंड कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और फिफ्थ है पायरोलिसिस। तो मेजर पोर्शन तो हमारा सब्स्टिट्यूशन का ही कवर हो रहा होगा, और ये तीन रिएक्शन बस हमें जेई मेंस लेवल की थोड़ी थोड़ी पढ़ लेनी है, ज्यादा इनमें इन डेप्थ जाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, विच इज हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब जैसे ही हमने हाइड्रोजनेशन पढ़ा था तो उसमें क्या था, नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, हाइड्रोजन हमने ऐड करा था। तो हेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या कर रहे होंगे, हम हेलोजन ऐड कर रहे होंगे, बट बेसिकली सब्स्टिट्यूट कर रहे होंगे, H की जगह हम क्या कर देंगे, हेलोजन हमारा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके। तो आप इसको हेलो एल्कीन्स की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं एक तरह से। तो इसका मैकेनिज्म भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहां भी H न्यू यूवी या हीट दे देते तो वहां हमारा जो है कार्बन फ्री रेडिकल जनरेट होता है। तो इसकी जो मैकेनिज्म है ना, इसके 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज तो होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होगा ना, हमारा जो हेलोजन होता है उसका हम फ्री रेडिकल बनाते हैं। ओके। फिर हमारा होता है सेकेंड फेज, इसके अंदर होता है हमारा प्रोपोगेशन। तो बेसिकली RH और X2 आपस में रिएक्ट करके R डॉट बना रहे होते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल बना रहे होते हैं। और एक कार्बन फ्री रेडिकल बनाना सबसे मुश्किल होता है फॉर X डॉट। तो ये सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा, तो ये होगा हमारा RDS विच इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं ब्रीफली बता देता हूँ RDS होता क्या है। हम जितनी भी मल्टी स्टेप रिएक्शंस है उसमें मान लीजिए कोई एक स्टेप है वो सबसे ज्यादा स्लो है बाकी स्टेप से, तो वो होगा हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि उसी की आप कह सकते हैं स्पीड पे हमारी पूरी रिएक्शन की रेट डिटरमाइन कर रही होती है। तो इस वजह से जो हमारा रेट सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और यहाँ हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, आर डॉट का जनरेशन, राइट। तो ये है प्रोपोगेशन स्टेप। अब इसका सेकंड स्टेप क्या होता है, आर डॉट वापस से जो हमारा X2 है ना उसको बेसिकली उसका होमोलिटिक फिजन करता है और वापस से X डॉट जो है जनरेट करता है। तो देखो यहाँ हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया, RX मिल गया, तो ये प्रोपोगेशन हो गया। बट ये वाला जो R डॉट है ना, ये वापस से जाके ये वाली रिएक्शन करने लग जाता है। तो आप देख रहे हो, एक बार हमें बस इनिशिएट करने की जरूरत थी, उसके बाद जो ये X डॉट बन रहा है ये अपने आप ही आगे जाके और रिएक्शन करता जा रहा है। तो टर्मिनेशन में क्या हो रहा होगा ना, हमारा
आर डॉट जो है सिस्टम के, वो आपस में मिलके आर बना रहे होंगे, आर डॉट और एक्स डॉट जो है वो आपस में मिलके आर एक्स बना रहे होंगे, और एक्स डॉट और एक्स डॉट जो है वो आपस में मिलके एक्स एक्स बना रहे होंगे, और हमें मेजर प्रोडक्ट क्या मिल रहा होगा यार, हेलो एल्केन। ठीक है, ये वाला जो हेलो एल्केन है ये हमारा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट हो रहा होगा। तो आई होप इसकी मैकेनिज्म आपको समझ आई होगी। अब देखिए हेलोजिनेशन हम बेसिकली चार तरह के हेलोजन्स के साथ कैरी करते हैं, एक तो फ्लोरीन के साथ, आयोडीन के साथ, क्लोरीन एंड ब्रोमीन के साथ। अब फ्लोरीन और आयोडीन के साथ जो केसेस है ना वो बिल्कुल एक्सट्रीम केसेस है, तो उन दोनों को पहले हम अलग से डिस्कस कर लेते हैं। फ्लोरीन का जो एफ डॉट होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, और आयोडीनेशन का जो आई डॉट होता है वो हाईली स्टेबल होता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जो हमारा आयोडीन है उसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जो हमारा फ्री रेडिकल है ना वो इस पे इजीली डिस्पर्स हो जाता है, तो उसकी जो है स्टेबिलिटी अच्छी खासी होती है आई डॉट की। तो इस वजह से जो आई डॉट है हमारा वो लीस्ट रिएक्टिव होगा, और आयोडीनेशन का प्रोसेस हाईली रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। वही जो हमारा हैफ डॉट है वो हाईली अनस्टेबल है, तो वो हाईली एक्सोथर्मिक, इसकी बेसिकली रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होगी और बहुत जल्दी भी हो जाएगी। तो इस वजह से जो हमारी फ्लोरीनेशन की रिएक्शन होती है वो एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन भी होती है। क्यों? क्योंकि भाई हमारा जो एफ डॉट है वो हाईली अनस्टेबल है, तो बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा। तो देखो जैसे हमने CH4 है, इसके साथ एफ डॉट एच न्यू लिया, तो हमें कार्बन ब्लैक मिलता है भाई, मतलब हमें जो है सी है आर एफ मिलने की जगह सीधा हमें क्या मिल गया, कार्बन ब्लैक। बेसिकली ब्लास्ट हो गया और हमारा कार्बन जो है कार्बन ब्लैक में कन्वर्ट हो गया, और हमें एसिड मिल जाता है HF। ओके, बट आयोडीनेशन में क्या होगा, एक तो हाईली आप कह सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। ओके, सो आयोडीनेशन में होता क्या है ना, हम क्या करते, अब सिंस यहाँ की जो यील्ड है वो काफी कम है, तो यील्ड बढ़ाने के लिए हम क्या कर देते ना, यहाँ जो हमारा प्रोडक्ट वाला साइड है वहां पे दो तरह के ऑक्सीडेशन एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स डाल देते हैं, या तो HiO3 या HNO3। ये क्या करते हैं ना, इस HI को कन्वर्ट कर देते हैं I2 में। तो देखो लेफ्ट हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वहाँ कुछ कम हो रहा है, और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ कुछ बढ़ रहा है। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम क्या करेगा ना, अपने राइट हैंड साइड मूव करने की कोशिश करेगा, और जो HI हमारा कम हो रहा है ना उसके बेसिकली उसके अमाउंट को इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा। तो इस कारण से हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है, टू कॉम्पनसेट द डिक्रीजिंग HI इन दिस सिस्टम। तो इस वजह से हमारी जो यील्ड होती है RI की वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, आई होप फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन अच्छे से समझ आ गए होंगे। नाउ मूविंग टू क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन। तो ये दोनों क्या होते हैं, थोड़े अच्छी यील्ड देने वाले प्रोसेसेस होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा क्लोरीनेशन है वो लेस स्टेबल है इन कंपैरेटिव टू ब्रोमिनेशन। बेसिकली जो Cl डॉट है वो लेस स्टेबल होता है इन कंपेयर टू Br डॉट, और वही यहाँ पे क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं साइज वाला जो है फैक्टर वो प्ले में आ जाता है। जैसे हमारा आई डॉट भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल था ड्यू टू साइज, सिमिलरली जो Br डॉट है वही हमारा ज़्यादा स्टेबल है। ओके, क्योंकि Br डॉट का साइज Cl डॉट से ज़्यादा होता है, सो इट इज़ मोर स्टेबल एंड क्लोरीन इज लेस स्टेबल। तो इस वजह से होगा क्या ना, जो हमारा Cl डॉट है वो तो मोर रिएक्टिव होता है, और Br डॉट लेस रिएक्टिव होता है। तो इस वजह से Cl डॉट ज़्यादा सेलेक्टिव नहीं होता है, उसको आप कोई सा भी वो दे दो, क्या कह सकते हैं। सो इस वजह से हमारा जो Cl डॉट होता है ना वो लेस सेलेक्टिव होता है, और जो हमारा ब्रोमिनेशन होता है ना वो मोर सेलेक्टिव होता है। बेसिकली जो ब्रोमीन है ना वो 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल को ही आप कह सकते हैं प्रेफर करता है, बट हमारा जो क्लोरीन है उसके पास रिएक्टिविटी लो है, तो उसके पास सेलेक्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो वो उसके लिए जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन का रेशो आता है ना वो बेसिकली ये आता है। अब ये 1 डिग्री 2 डिग्री क्या है, आपको अगर 1 डिग्री फ्री रेडिकल मिल गया तो उसके साथ रेट ऑफ रिएक्शन का रेशो होगा 1। अगर 2 डिग्री आपको वो मिल गया, क्या कह सकते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल, तो उसके साथ रिएक्ट करने की जो इसकी रेशो आता है वो होता है 3.8। और अगर 3 डिग्री आपको फ्री रेडिकल मिल गया तो इट वुड बी 4.5। अब आप देखोगे तो यहाँ ये जो तीनों वैल्यूज है ना ये काफी पास पास है। तो इसी का खेल होता है सारा। काफी बार क्वेश्चंस में जो है आप देखेंगे कि 3 डिग्री मेजर प्रोडक्ट ना होकर 2 डिग्री या 1 डिग्री हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। ये मैं एक एग्जाम्पल के साथ आगे समझाता हूँ। और ब्रोमिनेशन में तो देखो ये जो वैल्यूज है ये रेशोज की काफी ज्यादा दूर दूर है, तो इसमें तो हमेशा हमें 3 डिग्री ही हमारा आप कह सकते हैं मेजर प्रोडक्ट बनते हुए दिख रहा होता है। तो देखिए ये आ गया हमारा 10। इन केस ऑफ Br डॉट मेजर प्रोडक्ट इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्री रेडिकल, के भाई 3 डिग्री हमारा फ्री रेडिकल होगा, तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो 3 डिग्री से बनने वाला ही मेजर होगा। बट इन केस ऑफ Cl डॉट मेजर प्रोडक्ट
ऑफन डिसाइडेड बाय रिएक्शन रेशियो डेटा। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जो हमने डेटा देखा था, राइट, रेशियो का डेटा, उससे हम डिटरमाइन करेंगे कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। अब जैसे देखो, ये बेसिकली हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें हमारे पास जो 1 डिग्री फ्री रेडिकल से बनने वाला प्रोडक्ट है वो मेजर हो रहा है, और जबकि 3 डिग्री फ्री रेडिकल से बनने वाला माइनर है। तो ये कैसे हुआ? अब देखो, हमें देखना है 1 डिग्री एच कितने हैं, 9 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 आ गया। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 0 है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 0। और 3 डिग्री हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 1, तो इसकी आ गई 4.5। अब 9 जो है 4.5 से बड़ी वैल्यू है, राइट, तो हमारे पास 1 डिग्री साइड से बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर होगा, ना कि 3 डिग्री से बनने वाला। सिमिलरली इस वाले एग्जाम्पल में देखो, जो हमारे पास 1 डिग्री हाइड्रोजन से दो तरह के, इसकी एक की वैल्यू है 6, दूसरे की है 3। 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए हमारे पास वैल्यू है 8 सबसे ज्यादा, और 3 डिग्री हाइड्रोजन की वैल्यू है हमारे पास 4.5, जिसको हम ऑलमोस्ट क्या कह सकते हैं, 4 कह सकते हैं। अब यहाँ देखो, 2 डिग्री हाइड्रोजन के साथ हमारी 4 कैसे आई वैल्यू, हमने 3.8 को ऑलमोस्ट 4 ले लिया था, तो यार कंफ्यूज मत हो जाना, बट इन सबसे तो बड़ी ही आ रही है। तो हमारा जो 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट होगा ना, वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा होगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा। देखो ये वाला जो हमारे पास प्रोडक्ट है ये मेजर है। ओके, बाकी के प्रोडक्ट्स हमारे माइनर प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे। और ऐसे ही हमारा थर्ड एग्जाम्पल देखिए। अच्छा, इस तरह के जो क्वेश्चन आए ना, उसमें आप जब टोटल प्रोडक्ट्स बता रहे हो किसी भी रिएक्शन में, तो उसमें आप देख लेना कि भाई कहीं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो नहीं हो रहा। अगर वो हो रहा होगा तो उस केस में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है उसमें आप सभी उनके जो आइसोमर्स है उनको इंक्लूड करना, और तभी फाइनल प्रोडक्ट अपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में। मोस्टली एग्जाम्स में हेलोजिनेशन के साथ अपना स्टीरियो आइसोमेरिज्म को मिक्स कर ही दिया जाता है क्वेश्चन में, जब भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करी जाती है। ऑलराइट, सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हिच इज नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। So HNO3 is a strong reagent, thus alkane breaks while reaction, but in the case of H2SO4 alkane remains intact। ठीक है, तो हमें ये बताया गया है कि alkane जो है इंटैक्ट रहता है, बट HNO3 के केस में जो है वो अपने आप ही टूट जाता है, क्योंकि HNO3 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है। तो उसके केस में हमें जो हीट दे रखी है ना, इसकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, और कुछ नहीं है। ऑलराइट, तो मान लो हमारे पास CH2 एक इथेन दिया गया है, इसके साथ जब हम HNO3 की रिएक्शन कराते वाइल हीटिंग, तो हमें देखिए यहाँ पे इस तरह से 3 प्रोडक्ट मिल गए। बेसिकली होगा क्या ना, जो हमारा एल्केन है वो ब्रेक हो गया था, तो ये ब्रेक हो गया होगा इस तरह से। तो हमें एक प्रोडक्ट तो मिल गया ये वाला, जिसमें टर्मिनल पे हमारा NO2 जुड़ गया। दूसरा प्रोडक्ट मिल गया ये वाला, जिसमें प्रोपेन जो है ना, इसके मिडल में NO2 जुड़ गया। और एक प्रोडक्ट हमें मिल गया ये वाला, ओके, जिसमें हमारा इथेन के साथ NO2 जुड़ गया। और चौथा प्रोडक्ट जो है हमें ये मिल गया, जिसमें हमारा जो मिथाइल है उसके साथ NO2 जुड़ गया। तो हमें यहाँ 4 प्रोडक्ट मिल रहे होंगे। तो ये ध्यान रखना कि जब भी हमारे पास HNO3 हो, तो हमारी एल्केन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। बट अगर SO3H, बेसिकली SO3H को इस तरह से लिखा गया है समझने के लिए, तो SO3H हो, तो उस केस में क्या होगा ना, हमारे पास हीट तो बढ़ानी ही पड़ेगी, साथ के साथ जो एल्केन है वो इंटैक्ट रहती है। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट मिल रहे होंगे। ओके, एक तो टर्मिनल पे लग रहा होगा, और एक इसके सेकंड नंबर कार्बन पे। तब देखिए यहाँ पे ही एक रीड्स रिएक्शन करके इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ जाती है, जहाँ पे जो एल्केन है वो SO2Cl2 के साथ रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो हो रहा होगा। जैसे ही H2 हमने ले लिया, तो आपको समझ आना चाहिए यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो हो रहा होगा। और यहाँ पे कुछ नहीं, इट इज जस्ट सिमिलर टू फोटोक्लोरिनेशन, जो हमने ऊपर हेलोजिनेशन कराया था ना, वैसा ही कुछ सीन है कि यहाँ जैसे हमने क्लोरीन ऐड कराया था, तो वैसे ही क्लोरीन ऐड कर देना है हमारे एल्केन पे, राइट। सो आई होप ये समझ आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टीम रिएक्शन है। तो ये याद रखना कि SO2Cl2 के साथ जब हम H2 लेते हैं, तो हमें SO2Cl2 मिलता है, और फिर वो बाद में जाके हमारा क्लोरीनेशन कर देता है एल्कीन के साथ। तो यहाँ हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस खत्म हो जाती है, और अब हम चालू करते हैं एरोमेटाइजेशन रिएक्शन के साथ। तो देखिए इसमें करना क्या है ना, हमारे पास अगर 6 नंबर की एल्केन है, और ये ऊपर दिए गए कोई से भी रिएजेंट हमें दिख जाए कि L2O3 है, या फिर Cr2O3 है, या फिर MO2O3 एंड V2O5 अलॉन्ग विथ हीट, ये पूरा एक रिएजेंट है ना। इसको अलग अलग मत समझना, ये पूरा एक रिएजेंट। तो बेसिकली इन तीनों में से आपको अगर कोई सा भी रिएजेंट दिख जाता है विद नॉर्मल, यू कैन से एल्केन, तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर 6 मेंबर्ड एल्केन है, तो उसकी हमें बना देनी है बेंजीन। अगर 7 मेंबर्ड एल्केन है, तो हमें टोलुइन बना देना है। बेसिकली 6 की रिंग बना दो और एक मिथाइल ऐसे जोड़ दो। अगर हमारे पास ज़्यादा, उससे ज़्यादा नंबर ऑफ जो है
कार्बन बढ़ जा रहे हैं, जैसे 6 से ज़्यादा हमारे पास 7 या 8 कार्बन है, तो क्या करना है, हमने नॉर्मल पहले हमारी बेंजीन बना ली। अब फिर बचे हुए जो हमारे पास कार्बन है उनके साथ कितने अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, वो सारे कॉम्बिनेशन वाले हमें बना देने हैं हमारे बेंजीन के साथ। बेंजीन पे जैसे दो एंड में वो बच रहे थे कार्बन साइड, तो पहले हमने ऐसे स्टाइरिन बना दिया इथाइल जोड़ के, फिर हमने दो कार्बन ऐसे जोड़ दिए, राइट, पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे, फिर हमने जोड़ दिए पैरा और मेटा पोजीशन पे, फिर हमने दोनों को अपोजिट उसमें पोजीशंस में जोड़ दिया, डायगोनली अपोजिट पोजीशंस में। तो इस तरह से हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में 4 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगे, राइट। नाउ सेकेंड इज रिडक्शन विद पीडीसी और एसी डेल्टा। तो ये भी रिडक्शन रिएक्शन है जिसके थ्रू हम एरोमेटाइजेशन करा देते हैं। देखो, या तो हमें नॉर्मल चेन दी होगी और इसके साथ ये तीनों रिएजेंट्स दिए होंगे, या फिर हमें पीडीसी या एसी डेल्टा दिया होगा और इसके साथ हमें रिडक्शन कराना होगा और कुछ हमें, आप कह सकते हैं कि चेन टाइप की कुछ सबस्ट्रेट दिया होगा। तो अगर हम देखिए यहाँ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास ये साइक्लोहेप्टीन है जिसमें नॉर्मल एक साइक्लोहेक्सीन है जिसकी नॉर्मल हमें एक डबल बॉन्ड दे रखी है, तो इसके हमने दो और डबल बॉन्ड करके रिडक्शन के थ्रू बेंजीन फॉर्म कर ली। सिमिलरली यहाँ भी हमने नैफ्थलीन फॉर्म कर लिया, और देखिए यहाँ भी हमने डबल बॉन्ड करके एक एरोमेटिक प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लिया है। तो ये एरोमेटाइजेशन की दो ही रिएक्शंस है। इनके आप रिएजेंट्स को अच्छे से याद रखिएगा, काफ़ी बार छोटे छोटे क्वेश्चन इन पे पूछ लिए जाते हैं और वो काफ़ी आसान से भी होते हैं, तो बस आपको इसके रिएजेंट्स अच्छे से ध्यान रखने हैं। बाकी इसकी ना आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत है ज़्यादा, ना मैकेनिज्म इसका ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है फॉर दी जे मीन्स पर्पस। अब नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी आइसोमराइजेशन रिएक्शन। तो आइसोमराइजेशन रिएक्शन में क्या होगा ना, हमारे पास मान लीजिए कितने भी मेंबर की एल्केन दी है, इसके जितने भी पॉसिबल पोजीशन आइसोमर्स और चेन आइसोमर्स हम फॉर्म कर सकते हैं, वो सारे आइसोमर्स हमें फॉर्म कर लेने हैं, और इसका एक ही हमारे पास रिएजेंट है विच इज AlCl3 एंड HCl। ओके, सो देखिए जैसे ये हमारे पास एक 4 मेंबर्ड एल्केन दी थी, तो इसके साथ हमारे पास ये एक आइसोमर पॉसिबल था, तो ये हमने बना दिया। अब यहाँ हमारे पास 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड एल्केन जो है गिवन है, तो इसके साथ जितने भी पॉसिबल चेन एंड पोजीशन आइसोमर्स बन सकते हैं वो सारे के सारे आइसोमर्स यहाँ पे बनाने हैं हमें एज प्रोडक्ट। ओके, अब नेक्स्ट आ जाती है हमारी कंबशन रिएक्शन। अभी कंबशन रिएक्शन तो शायद आपने फिजिकल केमिस्ट्री के मूल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ी होगी। कंप्लीट कंबशन रिएक्शन जो कि बैलेंस्ड हो वो इस फॉर्म में होती है। मान लीजिए हमारा कोई भी हाइड्रोकार्बन है CXHY फॉर्म का, तो इसकी जो O2 का कोफिशिएंट होता है वो X प्लस Y/4 होता है। CO2 का जो हमारा कोफिशिएंट होता है वो X होता है और H2 का Y होता है। तो जब भी हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को कंप्लीटली कंबस्ट कर देते हैं तो इसमें हमें प्रोडक्ट क्या मिलते हैं, सिर्फ CO2 एंड H2, और इनके कोफिशिएंट्स हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। बट मान लीजिए कभी हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई एफिशिएंट नहीं है और हमें इनकम्प्लीट कंबशन करना पड़ रहा है, तो उस केस में हमारे पास कार्बन सॉलिड बनता है विद H2O, ना कि CO2, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अब बेसिकली हमें 1 स्टेप 2 स्टेप ऑक्सीडेशन ही कराना है हमारी एल्केन का, तो हम इस तरह से कराते हैं। और ये देखो मैंने ना ये रिएजेंट्स एक पर्टिकुलर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लिखे हैं। देखो इसमें आपको करना क्या है ना, एक H हटाना है और एक OH लगाना है, बस और कुछ नहीं है। और एक और ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि अगर सेम कार्बन पे एक साथ दो OH ग्रुप अगर अटैच हो जाते हैं तो होता क्या है ना, इनके बीच में काफ़ी हाई रिपल्शन होता है, तो इस वजह से ये वाटर रिमूव कर देता है और ये एक डबल बॉन्ड बना लेता है सिंगल ऑक्सीजन के साथ इस तरह से। बस ये ध्यान रखना ये वाला कॉन्सेप्ट कि कहीं भी दो OH हो जाए तो वो डिसोसिएट होके एक सिंगल ऑक्सीजन बना लेते हैं और वाटर दे देते हैं। तो जैसे देखो पहला है हमारा Cu विद 523 केल्विन हाई टेम्परेचर, तो इधर हमने एक H हटा दिया और एक OH जोड़ दिया, सिंपल। सेकंड हमारी रिएक्शन जो है इसमें अगर हमें MO2O3 दिया हो तो हमें क्या करना है ना, दो OH निकालने और दो H निकालने और दो OH अटैच कर देने। दो OH आ गए तो मैंने बताया था कि भाई ये वाटर छोड़ देगा और एक सिंगल डबल बॉन्ड बना लेता है, तो यही यहाँ पे हुआ है। अब अगर हमारे पास 3 मोल मीथेन दिया है और उसके साथ क्या दिया है, MnCH3CeOO होल ट्वाइस। ओके, अगर हमें इस तरह का एनहाइड्राइड दिया है तो हम क्या करेंगे, 3H हटा देंगे और 3OH जोड़ देंगे। अब 3OH है तो इसमें से 2OH डिकम्पोज हो जाएंगे और सिर्फ एक सिंगल ऑक्सीजन बचेगा विद अ डबल बॉन्ड, राइट, और एक OH इस तरह से। तो ये हमारा क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बस ये 3 रिएजेंट थे और इनको इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप याद रखिएगा, तो आपके लिए एग्जाम में कभी भी ये वाली रिएक्शन आती है तो रिकॉल करना ईजी होगा। और अब एक स्पेशल काइंड ऑफ रिएक्शन है सिर्फ 3 डिग्री एल्केन के साथ। अगर हम 3 डिग्री एल्केन के साथ KMnO4 ले लें जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और वो
हॉट KMnO4 या KMnO4 स्लैश डेल्टा ले लिया, तो जो 3 डिग्री साइट है ना उसके ऊपर एक OH जुड़ जाता है एक H की जगह बस। ये ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन की, ये आप अच्छे से ध्यान रखना। और नेक्स्ट है रिएक्शन विथ स्टीम। तो CH4 को ऑफ कोर्स जब आप वाटर के साथ करेंगे रिएक्ट तो हमें क्या मिलेगा, CO विथ 3H2। तो यहाँ हमें सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है ना कि डाइऑक्साइड, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी एक छोटी सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट इज पायरोलिसिस। अब पायरोलिसिस का मतलब क्या होता है ना, हम हमारा जो एल्केन है उसको काफी अलग अलग हाई टेम्परेचर्स पे हीट करते हैं तो वो काफी अलग अलग एल्केन्स में ब्रेक कर जाता है। ओके, अब ये पायरोलिसिस की रिएक्शन का कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, बिकॉज हाई टेम्परेचर्स पे मैकेनिज्म ऑब्जर्व कर पाना या प्रपोज कर पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है हमारे साइंटिस्ट और केमिस्ट के लिए। तो ये बस ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिएक्शंस यहाँ 3 दी गई है एनसीईआरटी में। किसमें, हमारी जो एनसीईआरटी है उसके अंदर ये तीनों रिएक्शंस गिवन है। तो आप क्या कर सकते हैं, बस ये आपको तीनों रिएक्शंस याद ही करनी पड़ेगी, लाइक देयर इज नो अदर वे, आपको ये रिएक्शंस याद करनी पड़ेगी। आई नो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहता है कि यार याद कैसे होगी, बट याद ही करनी पड़ेगी, जितनी ज़्यादा हो सके मैं रिएक्शंस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये तीनों रिएक्शंस आपको याद करनी होगी और कुछ नहीं है, ये ऑब्जर्वेशनल रिएक्शंस है चारों ही, ये जो रिएक्शंस है ओके पायरोलिसिस की। बट यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे, जैसे यहाँ C6 था तो यहाँ C6 ही रहेगा, 4+2 भी 6 है, 3+2+1 भी 6 है। ओके, सो नंबर ऑफ कार्बन जो है हमारे पास वो कंजर्व रहेंगे, बट ये कुछ भी हो सकता है, एल्कीन भी हो सकता है और एल्केन भी हो सकता है, पायरोलिसिस में कुछ फिक्स नहीं है, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। तो सबसे पहले तो C1 से C4 तक के जो एल्कीन्स होते हैं वो गैसियस होते हैं, और 5 मेंबर से 17 मेंबर तक के लिक्विड होते हैं, और उससे ज़्यादा मेंबर्ड कार्बन वाले जो हमारे एल्केन्स होंगे वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, नेचुरली जो है सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारे एल्केन्स का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। देखो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट ब्रांचिंग के केस में होता क्या है ना, मान लो ये हमारा नॉर्मल सा एक एल्केन है इस तरह का, ओके जस्ट अ सेकेंड, इस तरह का हमारा एक नॉर्मल एल्कीन है, तो ये क्या करेगा ना, ज्यादा सरफेस क्या ऑक्यूपाई करेगा इंस्टेड ऑफ दिस वाला एल्कीन। अगर हमने एक ब्रांच लगा दी, सेम एल्केन है बट यहाँ हमने क्या कर दिया, एक ब्रांच लगा दी, तो ये वाला जो एल्केन है ना ये लेस एरिया जो है हमारा ऑक्यूपाई करेगा, तो इस वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट हो रहा होगा। जैसे अब हमारे पास क्वेश्चन है टू कंपेयर दी बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कीन। तो देखो यहाँ तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट से आप देख रहे हैं, जैसे जैसे कार्बन बन रहा है वैसे वैसे हमारा जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर रहा है। और इस पर्टिकुलर केस में देखिए नंबर ऑफ कार्बन जो है हमारे पास सेम रह रहे हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम है, बट जो ब्रांचिंग है वो हमारे पास कंजर्वेटिवली इंक्रीज कर रही है, तो इस वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी डिक्रीज कर रहा है। अब देखो हमने काफी सारी रिएक्शंस पढ़ ली, तो इनके ऊपर अगर हमारे पास एक टफ सा क्वेश्चन आ जाता है जेईई मेंस में तो वो कैसे कर रहे होंगे, तो ये वाला क्वेश्चन हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। हमारे पास सिंपली क्लोरोइथेन है, इसके ऊपर हमने सबसे पहले क्या डाला है, ये यहाँ पे एच नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ ओ है। तो ये वाला देखो रिएजेंट अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने सबसे पहली रिएक्शन जो पढ़ी थी वुड्स रिएक्शन, ये उसका रिएजेंट है। तो जब हम इस पर्टिकुलर CH3CH2Cl पे वुड्स रिएक्शन परफॉर्म कराएंगे तो हमें 4 मेंबर्ड एल्केन मिलेगा, राइट, विच इज ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का हमने करा दिया फोटोक्लोरिनेशन, जो हमारा एलोजिनेशन वाला पार्ट हमने पढ़ा था उसका अगर हम उसकी रिएक्शन करा देते हैं फोटोक्लोरिनेशन में, तो क्या होगा, हमारे पास दो प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहे होंगे, एक तो यहाँ और एक यहाँ, और यहाँ हमारे पास जो है 2 डिग्री वाला मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा। देन हमने करा है जेड एन डेल्टा। अब जेड एन डेल्टा भी आपने पढ़ा होगा कि जब हमारे पास क्लोरीन होता है तो जब ये क्लोरीन को हटाते हैं हम और 2 मोल इसके आपस में कंबाइन कर जाते हैं। हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी, एक तो उल्मान रिएक्शन पढ़ी थी और उसके साथ दूसरी हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी वो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बताएंगे, ये हमारी वही वाली रिएक्शन है जेड एन डेल्टा। तो ये रिएक्शन आप कमेंट जरूर करना और मुझे बताना। तो इसके साथ हमें जो है एल्केन्स मिलता है। बेसिकली हुआ क्या होगा ना, यहाँ पे इस तरह का हमें एक कितने कार्बन की है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और हमारा यहाँ पे एक डॉट बना हुआ, तो ये कुछ नहीं आपस में ऐसे इस तरह जुड़ गए होंगे, बस ये हुआ होगा। तो हमारे पास पी प्रोडक्ट जो है इस तरह का आ जाता है, इसको अच्छे से देख लो, ये वाला है हमारा पी प्रोडक्ट। हमने यहाँ 3 रिएक्शन कराई थी और पी प्रोडक्ट आ गया। अब हमें यहाँ मून वॉक करना है। मून वॉक क्या करना है, बेसिकली उल्टा चलना है रिएक्शन में। तो पी हमें कब ऑब्टेन हुआ होगा, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस हम किस तरह की स्पीशी का कराए कि हमें ये वाला जो है पी ये ऑब्टेन हो जाए। तो पी ऑब्टेन करने के लिए क्या है, हमें इस तरह का एक
फ्री रेडिकल जनरेट करना है, तो इस तरह के फ्री रेडिकल को अगर हम कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस से जनरेट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बेसिकली कार्बोक्सिलिक सॉल्ट होना चाहिए। तो यहाँ हमने कार्बोक्सिलिक सॉल्ट वाला ग्रुप अटैच कर दिया और कुछ नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया क्यू। अब क्यू को आगे जब हम डी कार्बोक्सिलेशन करा रहे हैं, आपने देखा NaOH और CaO, अब यहाँ रेशियो मेंशन नहीं है बट सिंपली अगर NaOH और CaO भी आपको एक साथ दिख जाए तो आप समझ जाना कि डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। तो क्या करना है, हमें ये वाला पार्ट सिंपली रिमूव कर देना है। तो ये रिमूव कर दिया तो हमारे पास फिर से ब्यूटेन आ गया एज आर प्रोडक्ट R। अब R की देखो दो रिएक्शंस हो रही है। R या तो हम NaETO से क्या करें, ऑप्टेन करें, तो ये वाला हमारा रिएजेंट जो है ये वापस से वुड्स रिएक्शन का हो गया। तो इस पर्टिकुलर 4 मेंबर्ड एल्केन को ऑप्टेन करने के लिए हमें किस तरह के रिएक्टेंट से वुड्स रिएक्शन परफॉर्म करानी होगी, तो वो हमारा 2 मेंबर्ड हेलो एल्केन हो जाता है, वेयर एक्स कैन बी एनी हेलोजन। और अगर हमें हाइड्रोजनेशन के थ्रू हमारा 4 मेंबर्ड जो है एल्केन चाहिए विच इज ब्यूटेन, तो हम किस तरह के एल्कीन की हाइड्रोजनेशन करें। तो देखिए अब यहाँ पे वन इक्विवेलेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे मेंशन नहीं होता कि सिर्फ हमने वन इक्विवेलेंट ही H2 लिया है तो हम एल्काइन भी कंसीडर करते, बट यहाँ वन इक्विवेलेंट हमें स्पेसिफिकली मेंशन करके दिया गया है तो हम सिर्फ एल्कीन वाले केसेस जो है वो कंसीडर करेंगे। तो एक हमारी इस तरीके एल्कीन की अगर हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो हमें जो है रिक्वायर्ड एल्कीन मिल जाएगी। और दूसरी देखिए ये वाली एल्कीन, अब ये बीच वाली एल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो ऑब्जर्व होता है, तो इस वजह से ये जो है दो तरह के एल्कीन्स हम कंसीडर करेंगे, एक सिस और एक ट्रांस, तो ऐसे टोटल 3 एल्कीन्स होगी। सो आई होप इस वाले क्वेश्चन ने आपकी अभी तक की जितनी भी हमने रिएक्शंस पढ़ी है वो सब रिवाइज करा दी होगी काफ़ी अच्छे से। और डू लेट मी नो कि क्या आप ये वाला क्वेश्चन इतनी सारी रिएक्शंस पढ़ने के बाद खुद से कर पाए थे या नहीं कर पाए थे। Now moving to next reaction which is carbocation intermediate. Okay, so carbocation can rearrange to attain more stability. तो हमारा जो कार्बोकेटायन होता है ना वो 1-2 शिफ्ट्स के अंदर खुद को रीअरेंज कर सकता है टू अटेन मोर स्टेबिलिटी। और रीअरेंजमेंट वुड अकर ओनली इफ द केटायन फॉर्म्ड आफ्टर इट इज मोर स्टेबल। तो बेसिकली हुआ क्या ना, मान लो कोई भी कार्बोकेटायन था इस पर्टिकुलर स्टेट पे, अगर ये 1 से 2 कर रहा है मूव, तो 2 हमेशा 1 से ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि मान लो कोई थर्ड स्टेट है, आप बोलो कि यार ये जो है 1 से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है ना, बट जो 2 है वो 1 से थोड़ी कम स्टेबल है, तो क्या मैं ये कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करा सकता हूँ? तो उस केस में कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा होगा। 1 के जस्ट कंसेक्यूटिव बाद वाली जो स्टेट है कार्बोकेटाइन की वो 1 से हमेशा ज़्यादा स्टेबल ही होनी चाहिए, तभी हमारा जो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट है वो कैरी आउट हो रहा होगा। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये आप याद रखना। Now, the stability of carbocation can be due to lone pair atom on adjacent position. अब मान लो जैसे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, एक यहाँ होगा, हाँ ये वाला एग्जांपल जो है फोर्थ वाला एग्जांपल देखो, यहाँ हमारा जो है कार्बोकेटायन इस वाले कार्बन से अगर इस वाले कार्बन पे आ जाता है तो देखो इसके एडजेसेंट में हमारा ऑक्सीजन है जिसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो बेसिकली ये दोनों बैक बॉन्डिंग कर लेते हैं और ये दोनों बहुत ही एक क्या कहते हैं स्टेबल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनाते हैं, तो इस वजह से यहाँ जो है हमारी कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हो जाता है। नेक्स्ट है रेजोनेंस। ऑफ कोर्स अगर रेजोनेंस कहीं भी आप कह सकते हैं एग्जिबिट कर रहा है हमारा कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट आफ्टर द रीअरेंजमेंट, तो ऑफ कोर्स वो उसे प्रेफर करेगा। थर्ड इज अल्फा अल्फा एच या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। अब जहाँ जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन आपको देखने को मिलेगा हमारा जो कार्बोकेटायन है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। और फोर्थ है हमारा डिक्रीज इन एंगल स्ट्रेन। तो बेसिकली ये जो 4 फैक्टर्स है जब ये हमारे आप कह सकते हैं प्ले आउट कर रहे होंगे तभी हमारा कार्बोकेटायन जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा होगा और उसका रीअरेंजमेंट उतना ज़्यादा हो रहा होगा। अब काफ़ी बार क्या होता है ना, जब कार्बोकेटायन माइग्रेट करता है रीअरेंज होता है तो उस केस में क्या होता है ना, काफ़ी बार हमें एग्जिस्टिंग कार्बन से एक ग्रुप माइग्रेट कराना पड़ जाता है। तो उसका एक माइग्रेटरी ऑर्डर होता है, तो वो इस तरह का होता है कि हाइड्रोजन सबसे पहले माइग्रेट करेगा, देन एरोमेटिक रिंग, देन 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री ग्रुप्स एंड देन CH3 सबसे एंड में। तो इसके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो हमें और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो देखो यहाँ जैसे हमारे पास एक रिंग है और इसके ऊपर यहाँ पे हमारे पास प्लस है कार्बोकेटायन है, तो क्या ये यहाँ माइग्रेट करेगा या नहीं, तो उसको चेक करने के लिए हम देख लेते हैं कि भाई अल्फा हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन थे और यहाँ पे 7 अल्फा हाइड्रोजन है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हो जाएगा। अब देखो इस वाले पर्टिकुलर कार्बोकेटाइन
इंटरमीडिएट में आप कह सकते हो कि यार अगर ये यहाँ पे आ गया ना तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, बट अगर ये हमारे सेकंड नंबर कार्बन पे आता है तो इसकी स्टेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। तो इस वजह से ये वाला यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो सेकंड स्टेट है ना, अगर ये यहाँ बीच में आता है तो इसकी स्टेबिलिटी पे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए ये वाला रीअरेंजमेंट कैरी आउट ही नहीं हो रहा होगा, तो यार नो रीअरेंजमेंट हमें देखने को मिलेगा। थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें भी नो रीअरेंजमेंट, ये तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है ना। अब इसके ज़्यादा ये कहीं भी मूव कर जाए तो इसको और ज़्यादा स्टेबिलिटी इस पर्टिकुलर कंपाउंड में नहीं मिलने वाली। अब फोर्थ एग्जाम्पल देखिए। हाँ, फोर्थ एग्जाम्पल देखो, मैंने आपको ये जो बताया ना, जिस ऑर्डर में मैंने आपको ये फैक्टर्स बताए हमेशा ही उसी ऑर्डर में कंसीडर करना। मान लो ऐसे दो आपके पास मतलब ऐसा आपके पास कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है जिसके अंदर लोन पेयर एटम भी एडजेसेंट एटम में और रेजोनेंस भी हो रहा है, तो आप स्टेबिलिटी किसके अकॉर्डिंग ज़्यादा मानोगे, तो आपको हमेशा एडजेसेंट लोन पेयर एटम के वजह से जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा माननी है कार्बोकेटाइन की, और उसी के अकॉर्डिंग जो है रीअरेंजमेंट अपना कराना है रादर देन रेजोनेंस, ठीक है। तो इस वजह से देखो यहाँ पे जो है हमारे पास या तो ये यहाँ जाके स्टेबलाइज हो सकता था या फिर ये यहाँ आके स्टेबलाइज हो सकता था, तो ये क्या है नीचे की तरफ गया ऑक्सीजन के पास, क्यों, क्योंकि बैक बॉन्डिंग की वजह से जो स्टेबिलिटी मिल रही है इसको वो हाइपर कॉन्जुगेशन से काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से इसने बैक बॉन्डिंग की वजह से अपना रीअरेंजमेंट करा है। फिर फिफ्थ एग्जाम्पल जो है वो हमारा डिक्रीज इन एंगल स्ट्रेन या रिंग एक्सपेंशन की वजह से, जो हमारी 4 मेंबर रिंग होती है उसके अंदर जो एंगल स्ट्रेन होता है 5th मेंबर रिंग से काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये रिंग एक्सपेंड कर जाती है, राइट। और नेक्स्ट सिक्स, अभी जो सिक्स वाला कंपाउंड है ना ये एक्सेप्शनली स्टेबल होता है, ये अपन जीओसी में डिस्कस कर रहे होंगे काफ़ी आराम से। यहाँ पे सिग्मा रेजोनेंस होता है, और देखो ये वाला जो कंपाउंड है ना ये हाईली, इसका जो कार्बोकेटायन बनता है ये हाईली स्टेबल होता है, तो ये काफ़ी एक्सेप्शन है, ये आप ध्यान रखना, इसको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे अपने जीओसी के लेक्चर में। तो यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। और सेवन्थ एग्जाम्पल देखो, अब सेवन्थ एग्जाम्पल में देखो हमारा जो है माइग्रेशन हो रहा है, यहाँ पे सिक्स की रिंग जो है सेवन से ज़्यादा स्टेबल होती है, तो इसलिए जो है रिंग एक्सपेंशन नहीं हुआ, बट यहाँ माइग्रेशन हो गया, बेसिकली ये वाला जो हमारा मिथाइल ग्रुप है ना ये जहाँ के यहाँ पे अटैच हो गया, ओके। सो यहाँ पे हमारा माइग्रेशन हुआ है, कोई रिंग एक्सपेंशन नहीं हुआ है, और जो हमारी कार्बोकेटायन है वो ज़्यादा स्टेबल हो गया, रीअरेंज कर गया है। देखो यहाँ एक नोट है कि रिंग विल अनयूजुअली कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड ओनली व्हेन कार्बोकेटायन इज गिवन ब्राइब ऑफ बैक बॉन्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास नोट है कि भाई कभी भी अगर रिंग अनयूजुअली कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड हो रही है, बेसिकली 6 की रिंग से या तो कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, तो वो किस केस में होगी, जब कार्बोकेटायन जो है हमारा उसको बैक बॉन्डिंग एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है, उसके थ्रू से स्टेबिलिटी मिल रही हो, तभी वो अनयूजुअली कॉन्ट्रैक्ट या फिर डिक्रीज कर रही होगी। तो देखो जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, अब कार्बोकेटायन इस वाले कार्बन से इधर मूव करेगा, तो रिंग जो है हमारी दूसरी वाली वो 6 मेंबर 5 मेंबर हो जा रही है, क्यों, क्योंकि उसको जस्ट पास में क्या मिल जा रहा है, एक लोन पेयर एटम मिल जा रहा है, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग हो जाती है। अब सिमिलरली इस वाले पर्टिकुलर केस में भी जो हमारा कार्बन है वो यहाँ से 1 से 2 की तरफ क्या कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है, तो उसमें क्या होगा ना, हमारी जो रिंग है वो एक्सपेंड हो जाती है 6 से 7 मेंबर्ड। और ये अनयूजुअल रिंग एक्सपेंशन क्यों देखा गया है, क्योंकि इसकी जस्ट एडजेसेंट एटम कौन सा है, एक लोन पेयर एटम है हमारा, बेसिकली जो नाइट्रोजन होता है उसके ऊपर एक लोन पेयर होता है, तो इसकी वजह से बैक बॉन्डिंग कर लेता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। अनयूजुअली नहीं तो कहीं भी आप ना तो 5 मेंबर रिंग बनाना, मतलब 6 से ना तो 5 मेंबर रिंग बनाना और ना 7 मेंबर रिंग बनाना, 6 मेंबर रिंग ही बनाने की कोशिश करना, ओके। अब तो अब यहाँ पे जो है हमारा एल्कीन वाला पार्ट जो है वो खत्म हो जाता है, और अब हम मूव कर जाते हैं हमारी एल्कीन्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भी हम किस तरह हमारी एल्कीन प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, अल्कोहल से हम वाटर निकाल के हमारी एल्कीन्स फॉर्म कर रहे होंगे। तो देखो हमारे पास सिंपली अपना ROH है, या तो हम इस पे डाल सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विथ हीट, या फिर डाल सकते हैं H3PO3, और या फिर डाल सकते हैं KHSO4, ये तीनों ही हमारे जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं काफ़ी बढ़िया। तो इनसे हमें एल्कीन ऑब्टेन होती है। अब इसकी मैकेनिज्म किस तरह की होती है, तो ये हमारा नॉर्मल जो है एल्कोहल है, और एल्कोहल की जो ऑक्सीजन है उसके पास एक लोन पेयर होता है, तो वो लोन पेयर एसिड, ये सारे बेसिकली एसिडिक क्या आप कह सकते हैं सब्सटेंसेज है, तो ये वाटर में ऑफ कोर्स H+ रिलीज कर रहे होंगे, तो उसके H+ के साथ जो हमारा ऑक्सीजन है वो इस तरह से रिएक्ट करता है, और ये इस तरह का इंटरमीडिएट बना लेता है, ओके। सो इस तरह का इंटरमीडिएट बनाने के बाद ये जो है वाटर रिमूव कर देता है, तो वाटर रिमूवल का जो स्टेप होता है वो सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट स्टेप होता है, तो इस वजह से ये हमारा RDS भी होता है। और इसके बाद हमें क्या मिलता है, कार्बोकेटायन मिलता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना कि हमें डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में कार्बोकेटायन एज इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, और उसके बाद जब हम हीट कर देते तो हमें स्टेबल एल्कीन
ऑब्टेन हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे कि सबसे पहले तो हमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट ऑब्टेन होता है और यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अगर यहाँ रीअरेंजमेंट हो रहा है तो करा देना और उसके बाद ही अपना स्टेबल प्रोडक्ट बनाना। और इसकी जो मैकेनिज्म है ना उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, जैसे इवन मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि देखो इसका अगर हम रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे, अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है तो इसका रेट एक्सप्रेशन आपको लिखना आ रहा होगा। तो देखो यहाँ सिर्फ एक ही जो है हमारा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, राइट? तो अगर आप इसका रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन आएगी, तो इसलिए ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जितना ज़्यादा हमारा ये स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन, हमारी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। एंड स्टेबल एल्कीन वुड बी मेजर प्रोडक्ट। अब स्टेबिलिटी हम एल्कीन की देख कैसे रहे होंगे, या तो हम देख रहे होंगे कि कितने उसमें अल्फा हाइड्रोजन है, राइट, एल्कीन को स्टेबलाइज करने के लिए। या फिर हम, हाँ, मोस्टली तो हम यही देखते कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, या फिर हम देख लेते कि इसमें रेजोनेंस है या नहीं है, और बाकी के अदर फैक्टर्स जो हम क्वेश्चन करते वक्त एक बार देख लेंगे। जैसे हमारे पास ये एक अल्कोहल है, तो इसके जो है ऑक्सीजन के लोन पेयर ने इस पे अटैक किया होगा हमारे हाइड्रोजन पे। जब इसने अटैक कर लिया तो हमारे पास वाटर रिमूव हो गया, और वाटर रिमूवल के बाद डायरेक्टली ये वाला कार्बोकेटाइन मिला। अब ये कार्बोकेटाइन और ज़्यादा स्टेबलाइज कर सकता है आफ्टर रीअरेंजमेंट, तो ये रीअरेंज करके 3 डिग्री साइड पे चला गया जहाँ इसके पास काफ़ी सारे अल्फा एच हो गए। अब अल्फा एच होने के बाद हमने क्या करा ना, हीट करा। तो देखो यहाँ पे काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ है एल्कीन बनाने की। यहाँ तो ये वाला एल्कीन बना ले, या फिर आप कह सकते हैं इस साइड से एल्कीन बना ले। तो जिस एल्कीन के पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो वाली एल्कीन जो है हमारी ज़्यादा स्टेबल हो रही होती है, और वही हमारी मेजर होती है। तो देखो ये वाली एल्कीन जो इसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये हमारी मेजर हो गई और ये हमारी माइनर हो गई। सिमिलरली ये वाली जो अल्कोहल है इसकी भी जब हम रिएक्शन कराते हैं, इसका जो ऑक्सीजन है उसका लोन पेयर जाके हमारे H+ के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो देखो यहाँ हमारे पास ये वाला कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये रिंग एक्सपेंशन कर जाएगा, क्यों? क्योंकि 6 की रिंग ज़्यादा होती है और एंगल स्ट्रेन डिक्रीज हो रहा है इस पर्टिकुलर केस में। तो 1-2, अब यहाँ पे ना 1-2 शिफ्ट्स में ही करना, तो आपके लिए क्या कहते हैं, फाइनल जो प्रोडक्ट है वो बनाना इजी रहेगा। नहीं तो काफ़ी बार क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार प्लस कौन से वाले कार्बन पाएगा रिंग एक्सपेंशन के बाद। तो यहाँ देखो मैंने 1-2 लिख रखा है ना, तो हमेशा 1-2 शिफ्ट में होता है। तो सेकंड वाले कार्बन पे जो है हमारा प्लस जाता है। अब ये देख रहा है कि अगर ये वापस से रीअरेंज कर गया तो इसकी जो रिंग है वो एक्सपेंड हो जाएगी। तो 1-2 हमने वापस लिखा, और जो सेकंड नंबर का कार्बन है उस पर हमारा प्लस है, और फर्स्ट नंबर पे ये वाली जो बॉन्ड है ना, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये टूट के फर्स्ट नंबर पे जुड़ जाएगी। तो इस वजह से हमारा जो है कार्बन इंटरमीडिएट बन रहा है इस तरह का। और उसके बाद जो कार्बन है हमारा वो वापस से सेकंड नंबर पोजीशन पे जाता है, और यहाँ बेसिकली माइग्रेशन हो जाएगा एक मिथाइल ग्रुप का, राइट। से माइग्रेशन हो गया और हमारे पास फाइनली एक सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बन इंटरमीडिएट मिल जाता है जिसके अल्फा एच सबसे ज़्यादा है और इसका एंगल स्ट्रेन भी सबसे कम है। उसके बाद हमने सिंपली हीट कर दिया। तो अब देखो यहाँ हमारे पास जो है एल्कीन बनाने के कितने सारे तरीके हैं। या तो हमारा जो कार्बोकेटाइन है वो इस तरह एल्कीन बना ले, या फिर आप कह सकते हैं इस तरह एल्कीन बना ले। तो जिस केस में उसके पास सबसे ज़्यादा आप कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उस केस में मेजर प्रोडक्ट दे रहा होगा। तो देखो ये वाली एल्कीन के पास सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, राइट, क्योंकि यहाँ से 3 अल्फा एच, यहाँ से 3 अल्फा एच, अल्फा एच ही अल्फा एच है, इसलिए ये वाली एल्कीन जो है हमारी मेजर हो जाती है। अब सिमिलरली ये काफ़ी छोटी सी रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से सिमिलर ही है, पिनाकोल टू पिनाकोलून। बेसिकली इस तरह के जो आप कह सकते हैं रिएक्टेंट होते हैं ना, इसे पिनाकोल बोला जाता है। दो हमारे OH ग्रुप्स होते हैं एकदम एडजेसेंट कार्बन्स पे। तो जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो देखो एक तो हमारा यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये दूसरा कार्बोकेटाइन यहाँ पे जो है हमारा माइग्रेट कर जाता है। ओके, यहाँ पे माइग्रेट कर गया, क्यों? क्योंकि इसके विसिनिटी में आ गया एक लोन पेयर एटम। अब लोन पेयर एटम आ गया तो ये इसके साथ फिर टॉटमराइज होके इसका जो H+ है ना, ये यहाँ पे इस तरह चला जाता है और ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है। तो ये हमारा पिनाकोलोन होता है। इस तरह की जो स्पीशीज है इसको हम क्या बोलेंगे, पिनाकोलोन। तो इसलिए ये पिनाकोल टू पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट भी कहा जाता है। तो इस तरह की रिएक्शन आ जाता है, आपको घबराना नहीं है, ये सिमिलर टू डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जैसी ही है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अभी हमने डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ा, ये था यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। नाउ वी वुड बी स्टडिंग अबाउट बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसमें हो क्या रहा होगा ना, ये बेसिकली होता किस तरह की स्पीशीज में। तो देखो यहाँ हमारे पास एक एल्कीन है जिसके बीच में लिविंग ग्रुप है और इसके दोनों अल्फा कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन तो कम से कम प्रेजेंट है। ओके, सो इस तरह का जब हमारे पास अरेंजमेंट होगा तभी बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही होगी। और ये रिएक्शंस कौन करते हैं, बेसिस, बेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ये वाली रिएक्शन करते हैं।
तो इसमें हमें क्या एल्कीन ऑब्टेन होती है। ये ध्यान रखना कि लीविंग ग्रुप होना चाहिए बीच में और उसके दोनों अल्फा कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन एटलीस्ट होना चाहिए। तो देखो हियर जो बेस होता है वो एसिडिक अल्फा एच के साथ रिएक्ट करता है ऑफ द लीविंग ग्रुप एंड देन सब्सटीट्यूशन के बाद एल्कीन एल्कीन दे देता है। कैसे? और देखो जो हमारे बेस है उनको हम सबसे पहले दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। बेसिकली ये वाला जो क्लाउड है ना, इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना, इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ऑलमोस्ट E2 मैकेनिज्म के। तो इसमें क्या है ना, या तो हमारा बेस मॉडरेट हो सकता है या फिर वेरी स्ट्रांग हो सकता है। मॉडरेट बेस मोस्टली या तो आपको एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH दिया होगा, या फिर आपको RO माइनस दे दिया जाएगा। और वेरी स्ट्रॉन्ग बेस में या तो टर्शरी ब्यूटाइल, या फिर देखिए ये वाला जो हमारे पास बल्कि बेस होता है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, या फिर NH2 माइनस जो है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो बेसिस को तो हम इन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन लीविंग ग्रुप हमारी जो है रिएक्शन वो किस तरह से प्रोसीड करेगी। अगर हमारा लीविंग ग्रुप गुड या मॉडरेट है तो जो नॉर्मली मोस्ट स्टेबल एल्कीन है वही हमारा मेजर प्रोडक्ट आएगी। बट या तो हमारा मॉडरेट बेस है और पुअर लिविंग ग्रुप है, या फिर हमारा जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो द प्रोडक्ट इज मेजर फॉर विच डेल माइनस स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा पोजीशन ऑफ लिविंग ग्रुप इज मच बेटर। इसका मतलब क्या है कि जो अल्फा माइनस पे जो डेल माइनस की स्टेबिलिटी है वो जितनी ज़्यादा होगी है ना, उस साइड से हमारा जो है प्रोडक्ट बन रहा होगा। अब ये ऐसे समझ नहीं आएगा, हम एक बार क्वेश्चंस कर लेते तो हमें बेटर समझ आएगा। जैसे ETO माइनस, तो ETO माइनस हमारा क्या हो गया, मॉडरेट बेस, और उसके साथ हमें नॉर्मली हीट दे दी गई है। और Cl जो है हमारा वो आप कह सकते हैं गुड लिविंग ग्रुप में आता है, राइट? गुड या फिर मॉडरेट लिविंग ग्रुप में आता है। बस पुअर लिविंग ग्रुप्स का ध्यान रखना कि इस तरह के लिविंग ग्रुप्स आ जाए तो क्या होगा। ये हमारा गुड लिविंग ग्रुप में आता है। देखो इसके साथ हमने नॉर्मल रिएक्शन करी तो जो हमारा मोस्ट स्टेबल वाला जो एल्कीन है ना वही मेजर प्रोडक्ट आ रहा है। अब हमने ले लिया AgF, तो AgF सबसे पहले क्या करेगा ना, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कर देगा हमारी क्या कहते हैं हेलो एल्कीन के साथ, तो यहाँ फ्लोरीन आ गया। अब ये जो फ्लोरीन है ना हमारा, ये पुअर लिविंग ग्रुप होता है, तो इसके साथ जहां भी डेल माइनस स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही होगी वहां से हमारा एलिमिनेशन हो रहा होगा। देखो यहाँ मैंने इसकी ट्रांजिशन स्टेट भी बना रखी है कि ये वाला जो बेसिकली आप कह सकते हैं एल्कीन है मिथाइल ग्रुप, ये I+I दे रहा है और यहाँ से जो है डेल-1 को डीस्टेबलाइज कर रहा है। बट डेल-2 जो है उसके यहाँ कोई भी ग्रुप नहीं है जो उसको डीस्टेबलाइज कर रहा हो, तो डेल-2 की स्टेबिलिटी डेल-1 से बड़ी है। तो देखो यहाँ जो एल्कीन है ना वो टर्मिनल से बन रही है, ना कि ये जो मोस्ट स्टेबल एल्कीन हमें थ्रू नॉर्मल रूट ऑब्टेन होती है वो है। तो अब आपको समझ आया होगा आई गेस ये वाला पॉइंट जो है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, तो आपके क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होंगे। अब देखो जैसे हमारे पास यहाँ आ ही गया वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसमें तो अपने को सोचना ही नहीं है, टर्मिनल के साथ ही बना देना है। किसी भी तरह का लिविंग ग्रुप को अगर वेरी स्ट्रॉन्ग बेस आ गया तो उस साइड से हमें मेजर एल्कीन बनानी है जिस साइड से डेल माइनस स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ऑफ अल्फा पोजिशन। अल्फा पोजिशन कौन सी इसकी, एक तो ये वाली और एक ये वाली। ओके, अब जैसे वापस से AgF, तो AgF में क्या कहते हैं Cl को रिप्लेस कर दिया F के साथ, और उसके बाद हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है और हमारा जो लिविंग ग्रुप है वो भी पुअर है। तो इस केस में तो हमारे पास जो है टर्मिनल पे ही एल्कीन बन रही होगी। सो आई होप इन चारों एग्जांपल्स के साथ क्लियर हो गई होगी बायोमोलिकुलर रिएक्शन हमें किस तरह से करानी है। अब कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बायोमोलिकुलर रिएक्शन के, वो हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो E2 is anti-elimination would take place only when alpha H and leaving group are anti to each other। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगर आपके जेईई मेंस में एक ट्रिकी क्वेश्चन बनता है, कंसेप्चुअली ट्रिकी क्वेश्चन, तो वो इस पर्टिकुलर लाइन से ही बन रहा होगा, है ना। देखो जैसे ये वाला पर्टिकुलर कंपाउंड है तो इसके अंदर H जो है हमारा अल्फा H और जो Cl है वो दोनों एंटी दिख रहे हैं आपको, एक वेज में और एक डैश में, तो यार सिंपली हमारा मोस्ट स्टेबल एल्कीन बन गया। यहाँ दोनों सेम साइड है, बट ये वाला जो H है इसके बारे में हमें कुछ गिवन नहीं है, तो ये हम देख लेते, मान लेते कि डैश होगा, तो यहाँ एल्कीन बन रही होगी। अब आप बोलेंगे कि यार मोस्ट स्टेबल एल्कीन तो ये होगी, यहाँ रिएक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो H है ना वो हमें गिवन है कि वेज पे, तो सॉरी डैश पे है, तो दोनों क्या हो गए सेम साइड हो गए, तो इस वजह से रिएक्शन यहाँ ना होकर नीचे वाले H से करिए और ये हमें मेजर प्रोडक्ट मिला है। देखो वुड रिएक्ट ओनली विद डैश H, क्योंकि भाई इसका एंटी होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो है हमारा HCl के साथ जो H है वो भी एंटी है, वो सेम साइड में है, और यहाँ पे जो ये वाला H है वो भी गिवन है हमें कि सेम साइड है। बेसिकली ये भी डैश में, क्योंकि यहाँ हमारे पास मिथाइल जो है वेज पे हो गया, तो इसके पास दूसरी कोई पोजीशन नहीं बची है अदर देन डैश। तो अगर ये दोनों ही H जो अल्फा H है वो सेम साइड हो गए, डैश पे हो गए, तो यार नो रिएक्शन बिकॉज नो एंटी अल्फा H प्रेजेंट।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना। नाउ मॉडरेट बेसिस कैन नॉट एलिमिनेट रेजोनेंट स्टेबलाइज्ड लीविंग ग्रुप, फॉर दैट स्ट्रॉन्ग बेसिस आर रिक्वायर्ड। तो ये एक एक्सेप्शन आ जाता है। जैसे देखो हमारे पास यहाँ एक डाई हैलाइड है, इसके साथ हमने एल्कोहलिक KOH लिया है। तो एल्कोहलिक KOH में ये वाला जो है हमारे पास सब एक बार तो एलिमिनेशन हो जाएगा, बट आफ्टर दिस एलिमिनेशन व्हाट इज हैपनिंग इज हमारा ये जो लिविंग ग्रुप है ना Cl वाला, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। तो इस वजह से जो है हमारा आगे कोई रिएक्शन नहीं होगी और एल्काइन नहीं, सिर्फ ये एल्कीन पे ही जाके रुक जाएगा। बट अगर हमने एल्कोहलिक KOH के बाद डाल दिया NaNH2, अब NaNH2 क्या देगा हमें, NH2 माइनस, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ये जो रिएक्शन है हमारी एल्काइन तक चली जाएगी, सेकेंड एलिमिनेशन ड्यू टू NH2 माइनस। ओके, सो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। ऑल्सो H of terminal alkynes is very acidic and can also show acid base reaction। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमारा जो टर्मिनल एल्काइंस का H होता है वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है। तो वो देखो NaNH2 के साथ इस तरह रिएक्ट कर लेगा कि यहाँ CNA और ये इस तरह का सॉल्ट बना लेगा। और मान लो हमने यहाँ डाल दिया CH3Ai, RH डाल दिया हमारे आफ्टर द एसिड बेस रिएक्शन ऑफ एल्काइन एंड NaNH2, तो यहाँ पे नॉर्मली सब्सटीट्यूशन हो जाएगा और NaI मिल जाएगा। बेसिकली ये ध्यान रखना कि अगर हमारे पास टर्मिनल एल्काइन प्रेजेंट है और उसके साथ कोई भी हाईली बेसिक रिएजेंट भी मौजूद है सिस्टम में, तो हमें उसके साथ एसिड बेस रिएक्शन भी करानी है टू मेक वन मोर प्रोडक्ट ऑफ अ सॉल्ट। ओके, अब ये आ जाती है हमारे पास E1CB रिएक्शन। ये काफ़ी बार जेईई मेंस में पूछी नहीं गई है जहाँ तक मुझे ध्यान है, बट फिर भी इट इज़ बेटर टू बी सेफर देन सॉरी। ओके, तो ये वाली रिएक्शन भी अब हम पढ़ ही लेते हैं। यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। बेसिकली ये जो CB है ना, इसका मतलब है कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, मान लो ये मेरा HX है, ये क्या है, मेरा एसिड है। तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वो क्या होगा, जब मैंने इसका H निकाल दिया, H प्लस निकाल दिया, तो जो मेरे पास बचाना वो इसका कॉन्जुगेट बेस है। तो बेसिकली मेरा जो X माइनस है वो क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। तो बस यही मतलब होता है कॉन्जुगेट बेस का। तो कॉन्जुगेट बेस would occur when there is electron withdrawing group at alpha position and poor leaving group। तो ये दो कंडीशंस जो है मीट होनी चाहिए। एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए अल्फा पोजीशन पे, और जो हमारा लीविंग ग्रुप होना चाहिए वो पुअर होना चाहिए, तभी हमारा जो E1CB मैकेनिज्म फॉलो हो रहा होगा। और उस केस में होता क्या है, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पुअर लिविंग ग्रुप है और यहाँ देखो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये बेसिकली अल्फा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, राइट। तो OH माइनस जाके सिंपली यहाँ लिविंग ग्रुप पे अटैक करेगा और यहाँ इसने माइनस बना दिया। अब माइनस बनाने के बाद यहाँ जो है हमारा प्रोडक्ट यहाँ ना बन के किसकी साइड, कार्बोनिल की साइड ना बन के OH की साइड बनेगा, और ये जो OH है ना ये एलिमिनेट हो जाएगा डायरेक्टली यहाँ से। समझ पा रहे हैं आप। तो यहाँ क्या हुआ, कॉन्जुगेट बेस बना पहले हमारे एसिड का, जो हमारा एसिडिक आप कह सकते हैं अल्फा H थे, उसकी वजह से कॉन्जुगेट बेस बना। और उसके बाद जो हमारी रिएक्शन है वो उस साइड से हो गई जिस साइड हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं था। ओके, तो ये था हमारा E1CB। अब नेक्स्ट रिएक्शन हमारी आ जाती है टू फॉर्म एल्कीन सेट डीहेलोजिनेशन। तो बेसिकली हमारे पास दो एडजेसेंट कार्बन पे जब हेलोजेंस प्रेजेंट हो तो हमें कुछ नहीं Zn डेल्टा सिंपली ऐड कर देना है, तो ये हमें एल्कीन बना के दे देगा। जिन भी दो पोजीशंस पे हमारे पास क्लोरीन प्रेजेंट है वहां से ये क्या कहते हैं क्लोरीन को रिमूव कर देगा और एक डबल बॉन्ड आ जाएगी। अब ये जो रिएक्शन है अपने आप हो जाती है ड्यू व्हेन देयर इज यू कैन से आयोडीन प्रेजेंट। क्यों, क्योंकि आयोडीन अनस्टेबल होते हैं। अगर दो एडजेसेंट एटम पे आपको कहीं भी आयोडीन मिल गए तो सिंपली इनको रिमूव करके एक एल्कीन बना देना। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के रिपल्शन की वजह से हाईली अनस्टेबल होते हैं। इनके अंदर एक तो आयोडीन का साइज बड़ा है और ऊपर से उस पर तीन तीन इलेक्ट्रॉन, तीन तीन लोन पेयर्स है, तो इस वजह से इसमें हाई रिपल्शन होता है। तो I2 अलग हो जाता है काफ़ी इजीली और हमें एल्कीन मिल जाती है। अब देखो, अगर हमने इसके साथ NaI और एसीटोन ले लिया, ये वाला रिएजेंट ले लिया, है ना, तो ये रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन इफ बोथ Cl आर एंटी देन यील्ड वुड बी हाई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना कि अगर हमने NaI और एसीटोन लिया है तो इस केस में अगर हमारे पास जो है दोनों Cl एंटी होते तो यील्ड वुड बी हायर। देयरफॉर फॉलोइंग आइसोमर ऑफ गैमेक्सीन, गैमेक्सीन इस तरह का कंपाउंड होता है देखो, जिसमें ये जो है हमारे पास एक साइक्लोहेक्सेन होती है और इसके सभी छह के छह कार्बन पे एक क्लोरीन अटैच्ड होता है। तो जिसमें अगर ऑल्टरनेट वेज डैश के क्लोरीन वाला आइसोमर है, इसकी अगर हम रिएक्शन कराते हैं NaI एसीटोन के साथ, तो इसके अंदर तो सारे के सारे ही जो Cl है वो रिमूव हो जाते हैं और हमें बेंजीन एज आर प्रोडक्ट मिल जाता है। ओके, अब हमारे पास आ जाती है रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि एल्कीन बनाना कैसे। ओके, जस्ट सेकेंड, टेढ़ी मेढ़ी लाइन खिंच गई।
अब हम बढ़ा रहे अब हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ हमारी एल्कीन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो रिएक्शन है इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? ऐसे यू कैन से सबस्ट्रेट जिनको इलेक्ट्रॉन की तरफ एफिनिटी होती है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो अब जैसा आपको पता है हमारे पास ये जो एल्कीन होती है इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, राइट? तो इसकी तरफ जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स है वो अटैक क्या आप कह सकते हैं अट्रैक्ट होते हैं और उसके ऊपर अटैक करके बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये देखिए दो तरह से हो सकती है, या तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसमें कोई लोन पेयर ना हो, या फिर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर लोन पेयर हो, इलेक्ट्रोफाइल सॉरी उसके ऊपर लोन पेयर हो। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल पे लोन पेयर होता है तो हमारा जो सिंपल बॉन्ड फिजन हो जाता है और एक क्लासिकल कार्बोकेटायन, अभी तक जो हमने नॉर्मल कार्बोकेटायन बनाया था ना वही कार्बोकेटायन हमें मिल रहा होगा, जिसमें रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होगा और बोथ सिन एंड एंटी एडिशन होगा। और अभी आगे जाके मैं आपको जब मैकेनिज्म बताऊंगा तो आपको और क्लियर होगा। बट अगर हमारे पास लोन पेयर है हमारे इलेक्ट्रोफाइल पे, तो देखियो ऐसा एक ट्राइंगुलर शेप का हमारे पास नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता है, जिसके अंदर जो प्लस चार्ज है ना वो हमारे इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर ही होगा। तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन एनसीसी हमें ऑब्टेन होता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स विद लोन पेयर, जहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीसी के केस में कभी भी रीअरेंज मत कराना अपने कार्बोकेटायन को, और ओनली एंटी एडिशन इज ऑब्जर्व। हमारा जो विदाउट लोन पेयर वाला केस था उसमें देखो सिन और एंटी दोनों ही प्रोडक्ट्स मिलते थे और रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल थे। बट एनसीसी के केस में कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है और सिर्फ एंटी एडिशन होगा। नाउ द काउंटर आयन ऑफ ई प्लस। अब इसका मतलब क्या है भाई? मान लो जो अब हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो कुछ भी था, अब भाई वो कंबाइंड स्टेट में होगा, ऐसा तो नहीं कि भाई इलेक्ट्रोफाइल अकेला घूम रहा होगा। तो इसके साथ मान लो कुछ ई एक्स था, तो हमारा एक्स क्या हो गया? काउंटर आयन हो गया। तो द काउंटर आयन ऑफ ई प्लस अटैक्स ऑन एनसीसी फ्रॉम अपोजिट साइड टू विच ऑलवेज एंटी एडिशन अकर्स। तो इसमें समझा है कि भाई एंटी एडिशन ही क्यों होता है हमेशा। तो बेसिकली मान लो ये हमारा एनसीसी बन गया, तो इसमें क्या होगा ना, फिर हमारा एक्स इस साइड से आ रहा होगा और ये ऐसे तोड़ देता है हमारा जो एनसीसी है उसको, तो इसलिए हमेशा एंटी एडिशन होता है। ठीक है, अब कुछ हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स विथ लोन पेयर कौन से होते हैं? एच सी एल, एच बी आर, एच टू ओ, एच प्लस। तो ये तीनों ही क्या देंगे हमें? एच प्लस। ओके, तो ये हमारे विदाउट लोन पेयर वाले इलेक्ट्रोफाइल्स हो जाते हैं। और विथ लोन पेयर वाले इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से हो गए? बी आर टू, जिसके अंदर बी आर प्लस मिलेगा हमें। ओके, एनओ सी एल बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट जिसमें एनओ प्लस मिलता है हमें, ये ध्यान रखना। प्लस क्या मिलेगा? एनओ प्लस, और सी एल माइनस अलग हो जाता है। और एच जी ओ ए सी टू, ये हम आगे जाके पढ़ रहे होंगे, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ये भी हमारा जो है विद लोन पेयर देता है इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहली रिएक्शन हमारे पास आती है हाइड्रोहेलोजिनेशन। जब हम HX टाइप के एसिड्स के साथ हमारी एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं तब क्या होता है? तो देखो इसमें सिंपली H प्लस मिलेगा, वो क्या है? विदाउट लोन पेयर का हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो ये हमारी क्या करता है ना, इसकी एनर्जी, ये हमारी जो पोलर बॉन्ड बॉन्ड है डबल बॉन्ड, इसको पोलराइज कर देता है। अब देखो यहाँ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ कि हमें बॉन्ड भी किस तरह पोलराइज करनी होती है। ये हमारी डबल बॉन्ड है, तो हम इसको इस तरफ पोलराइज करते हैं जिस तरह हमारा जो बनने वाला कार्बोकेटायन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। मान लो एक प्लस यहाँ पे आता, अगर मैं इस साइड से बॉन्ड पोलराइज करता हूँ तो क्या होगा? ये अनस्टेबल रहेगा कार्बोकेटायन, क्योंकि एक भी अल्फा एच नहीं है। बट अगर मैं यहाँ से हमारी बॉन्ड पोलराइज करता और यहाँ प्लस आता, तो क्या होता? हमारा जो एच है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फा एच हो गए ना, यहाँ पे हमारे पास अल्फा एच प्रेजेंट है, राइट? तो इस वजह से इस साइड से हमने बॉन्ड पोलराइज करी। कैसे? तो हमारे पास जो है यहाँ माइनस आ गया होगा और यहाँ पे जो है एच जुड़ गया होगा, जो मैंने नेक्स्ट दिखाया नहीं है। बट यहाँ पे जो है वो एच प्लस सिंपली जुड़ गया होगा और यहाँ पॉजिटिव बना है, राइट? अब सिंस यहाँ पे क्लासिकल कार्बोकेटायन बनाया तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो रीअरेंज करा दो। हमने रीअरेंज करा दिया, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना, और इसके ऊपर हमने हमारा काउंटर आयन, देखो अब जैसे हमारे बी आर है ना, ये एच के लिए काउंटर आयन है, तो ये आके जुड़ गया बस सिंपली। और इसमें हमें सिन और एंटी दोनों एडिशन मिल रहे होंगे। और अब है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन क्या है? बेसिकली वाटर का एडिशन। वाटर के एडिशन में क्या होगा? अभी हम हमारे पास किस तरह हम इस बॉन्ड को पोलराइज करें कि हमारे पास पोलराइज करने के बाद एक स्टेबल कार्बोकेटायन बने। तो देखो हम इसको इस तरह पोलराइज कर देते हैं, जो इसका 3 डिग्री वाला कार्बन है उसके ऊपर प्लस आ गया, और ये बाद में सिंपली रीअरेंज कर जाएगा, 6 की रिंग बना लेगा। 6 की रिंग बनाने के बाद ये वापस से रीअरेंज करेगा जहाँ इसको सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे होंगे, और अल्फा हाइड्रोजन मिलने के बाद हमारा यहाँ पे काउंटर आयन कौन था? ओ एच माइनस। तो ओ एच माइनस सिंपली जाके वहाँ अटैच हो गया और इस तरह का हमें अल्कोहल मिल जाता है। अब यहाँ हमारे पास है डाइल्यूट H2SO4। अब ये ध्यान रखना, हमने जब डिहाइड्रेशन करा था तो हमने कौन सा H2SO4 यूज किया था? कॉन्सेंट्रेटेड, और उसके साथ हीट थी। बट आपके पास कहीं भी अगर डाइल्यूट H2SO4 दिया गया है विथ
हमारा एल्कीन, तो हमें क्या कराना होता है ना, या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराना होता है। तो ये भी सिंपली क्या देगा हमें, H प्लस देगा, तो इसका H प्लस जाके इस बॉन्ड को पोलराइज करेगा, किस तरह, जहां से हमें एक स्टेबल कार्बोकेटायन मिले, तो ये इस तरह स्टेबलाइज कर देगा। तो बेसिकली हमारा जो एरो होता है ना, उसकी टेल पे प्लस बन रहा होता है, तो यहाँ हमारे पास प्लस बन गया। और अब ये कहीं भी रीअरेंज करे, इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसको नहीं मिलने वाली, तो विदाउट रीअरेंजिंग हमारा यहाँ पे OH जुड़ जाता है, और ये कायरल कार्बन है, तो हमारे पास जो है यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स एज फाइनल आंसर मिल रहे होंगे। अब वैसे ही यहाँ देखो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिया है। अब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के केस में क्या होता है ना, ये H प्लस तो देगा, और नॉर्मली जो है H प्लस ने यहाँ हमारा इस तरह का एक कार्बोकेटायन बना दिया होगा, बट यहाँ पे वाटर नहीं है, राइट, हमारे पास सिस्टम में कहीं भी वाटर नहीं है, तो यहाँ हमारा जो आप कह सकते हैं काउंटर आयन जो है OH माइनस नहीं होगा, तो काउंटर आयन बचता कौन सा है, SO3H, राइट। अब देखो जब हमारे पास H2SO4 था, राइट, तो H2SO4 को अपन इस तरह भी तो लिख सकते हैं, SO3H, राइट, H2SO4 को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, SO3H। इसको जब हम कर देते हैं, तो यहाँ से ये टूट के हमें माइनस दे देता है, तो ये जाके हमारा काउंटर आयन इस पे जुड़ जाता है, और ये एक वाइट पीपीटी देता है, बेसिकली एक सॉल्ट बना रहा है, तो ये वाइट पीपीटी देता है हमें। रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन एज इट गिव्स पीपीटी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना कि जब भी हम हमारे एल्कीन की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराते हैं, तो हमें वाइट पीपीटी मिलती है, हैंस इट इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, राइट, अनसेचुरेशन। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास एक एल्काइन है, इसके साथ हमने डाला है HCl, तो पहले तो हमारे पास कार्बोकेटाइन बना होगा और ये Cl लग गया, और नेक्स्ट Hi डाला तो हमारे पास नेक्स्ट डबल बॉन्ड टूट के ये Hi से आयोडीन यहाँ जुड़ गया, और दो दो H हर साइड जुड़ गए, सिंपल। वैसे ही H2, अब देखो H2O के केस में क्या होगा ना, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक OH आ गया, और यहाँ पे दूसरा OH भी जुड़ा होगा। अब मैंने आपको बताया था ऊपर ही कि अगर सेम कार्बन पे दो OH जुड़ जाते हैं, तो वो दोनों वाटर रिलीज कर देते हैं, और डबल बॉन्ड O ही हमारे जो है कार्बन पे बच जाता है। तो देखो उसी से हमारे पास ये डबल बॉन्ड O आया है, और हमें जो है कीटोन ऑब्टेन हुआ है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे देखो हमारे पास Br2 है इन CCl4। अब Br2 in CCl4 देखो, रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन एज सॉल्यूशन कलर चेंजेस फ्रॉम ब्राउन टू कलरलेस। बेसिकली जो ब्रोमीन वाटर होता है ना, ओके, ब्रोमीन जब हम लेते हैं तो ब्रोमीन का कलर होता है ब्राउन। तो सबसे पहले जब मेरी एल्कीन मैंने वो कर दी, यू कैन से पोलराइज कर दी, तो उसके बाद एक ब्रोमीन तो यहाँ जुड़ गया, फिर जब सेकंड ब्रोमीन जुड़ता है ना, तो एक कलरलेस बन जाता है, बेसिकली जितना भी Br2 था वो कंज्यूम हो गया, तो मेरे सोल्यूशन का ब्राउन कलर जो है वो डिसअपियर हो जाता है। तो ये जो डिसअपियरेंस ऑफ ब्राउन कलर है ना, ये भी एज टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन यूज हुआ जाता है। तो ये हमने यहीं पर ही दो टेस्ट पढ़ लिए ऑफ अनसैचुरेशन, तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये मैंने तुम्हें हाइड्रोजनेशन के जस्ट बाद अपना जो है स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाई होगी, जैसी एल्कीन वैसा एडिशन तो बड़ा वाला नाम। तो देखो यहाँ मेरी जो एल्कीन है वो भी ट्रांस है, और Br2 क्या है, अलॉन्ग विथ लोन पेयर वाला इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये कैसा एडिशन करता है, एंटी एडिशन। तो जब ट्रांस के साथ एंटी एडिशन, तो दोनों जैसा नाम, जैसी एल्कीन वैसा एडिशन, तो बड़ा वाला नाम एराइथ्रोस। तो यहाँ सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलेगा, और दोनों जो Br2 है हमारे, वो सेम ही साइड देखने को मिल रहे होंगे। और अगर मेरी एल्कीन सिस है तो मुझे थ्रीओज मिलता है, और यहाँ दो प्रोडक्ट मुझे मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ Br2Cl है, तो यहाँ भी सिंपली 2 मोल Br2 हमने इस तरह ऐड कर दिया है, ओके। अब देखो यहाँ आयोडीन होता ना, अगर मेरे पास यहाँ I2 होता, तो ये वाली जो रिएक्शन है ये पॉसिबल नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि यार I2 के बीच में बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है, राइट, तो ये वाली रिएक्शन यहाँ पॉसिबल ही नहीं हो पाती। सो मैक्स टू मैक्स यहाँ क्या होता, एक I2 और एक I2 ऐसे एंटी में लग रहे होते बस, बाकी एक डबल बॉन्ड रह जाता, ओके। सो ये थोड़ा बहुत आप अपना, आई वुड से, एप्टीट्यूड डेवलप करिए, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, बिकॉज इस साल जो है पेपर ठीक ठाक लेवल का आया था जेईई मेंस का। सो हो सकता है अप्रैल में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाए, ओके। सो आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो ये देखो दोनों ही रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपन इनको डिस्कस करते हैं, बट इनको डिस्कस करने से पहले देखते हैं कि भाई ये किस तरह के प्रोडक्ट देखते हैं। तो एक एनालॉगी ड्रॉ करेंगे हम। देखो हमारे पास इस तरह का एक सिंपल सी एल्कीन है, हम इसका नॉर्मल हाइड्रेशन करते हैं,
तब तो हमें जो OH है नॉर्मल हमारा कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा इस तरह, है ना, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा और ये रीअरेंज करके 3 डिग्री साइड पे चला जाएगा और हमें यहाँ OH जोड़ के इस तरह का अल्कोहल मिल जाएगा। बट OMDM में क्या होता है ना, फॉर अल्कोहल विदाउट रीअरेंजमेंट अगर अपने को प्रोडक्ट चाहिए और ऑन मार्कोनिक ऑफ साइड। अब मार्कोनिक ऑफ साइड का मतलब क्या होता है ना, ऐसी साइड जिसपे हमारा जस्ट आफ्टर पोलराइजेशन जो कार्बोकेटायन है वो ज्यादा स्टेबल है, उसको हम क्या कहते हैं, मार्कोनिक ऑफ साइड। तो उस मार्कोनिक ऑफ साइड पे अगर हमें सिर्फ हमारा OH चाहिए विदाउट एनी रीअरेंजमेंट तो हम यूज करते हैं OMDM रिएक्शन का। और अगर हमें चाहिए अल्कोहल विदाउट रीअरेंजमेंट बट एंटी मार्कोनिक ऑफ साइड। अब एंटी मार्कोनिक ऑफ साइड कौन सी होगी, जब हम हमारा डबल बॉन्ड पोलराइज करेंगे तो ऐसी साइड जहां हमारा प्लस अनस्टेबल होगा, ये जो टर्मिनल साइड है इस पे हमारा प्लस जो है वो अनस्टेबल होगा कंपैरेटिवली। तो अगर हमें यहाँ से हमारा जो अल्कोहल बनाना है तो उसके लिए अपन यूज करेंगे HBO। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि यार इन तीनों रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। ये तीनों ही रिएक्शन हमें अल्कोहल दे रही है बट इनमें क्या तीनों में डिफरेंस है। तो देखो जो सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो OMDM का हमारा जो रिएजेंट होता है इट इज HgOAc होल ट्वाइस और उसके साथ लेते हैं हम H2O। अब देखो यहाँ मैंने लिखा है जो हमारा H2 है ना वो OH देता है। अब हो सकता है आपको H2O की जगह D2O दे दिया हो, ड्यूटेरियम दे दिया हो, तो हमें यहाँ क्या लगाना होगा, OD लगाना होगा या जो भी है। आप ये जरूर ध्यान रखना कि यहाँ से जो हमारे पास OH या जो भी काउंटर आयन आता है वो किससे आता है, H2O से। और जो NaBH4 का H है वो हमें देगा H फॉर आर एल्कोहल। तो बेसिकली यहाँ जो H अटैच हुआ होगा ना, जो हमने बेसिकली इसमें शो नहीं करा है इन दी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, तो ये H हमारा कहाँ से आएगा, NaBH4 के। अब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है याद रखना, बिकॉज होता क्या है ना, काफी बार हो सकता है आपको NaBH4 की जगह क्या दे दिया जाए, NaDH4। अब भाई D दे दिया तो आपको ध्यान रखना है कि मेरा D लगेगा यहाँ पे। तो नॉर्मल ऐसे ही नहीं छोड़ देना, जैसे आगे के क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा जो हाइड्रोपोरेशन होता है उसका हमारे पास रिएजेंट होता है B2H6 एंड THF। टी होता है और कुछ नहीं होता है, इट इज आर सॉल्वेंट THF। सो B2H6 अगर हम लेते हैं सॉल्वेंट इन THF और उसके साथ सेकंड स्टेप में क्या ले रहे हैं, H2O2 विद MeOH अल्कोहल, तो हमें एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट मिलता है एंड इट इज सिन एडिशन। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है HBO के बारे में, तो ये ध्यान रखना कि ये सिन एडिशन होता है। और यहाँ जो हमारा B2H6 है वो हमें दे रहा होता है H, और जो हमारा H2O2 है वो हमें दे रहा होता है OH। ओके, तो ये ध्यान रखना दोनों ही रिएक्शंस के लिए, राइट। अब देखो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसमें हमने OMDM करा है, तो OMDM में तो सिंपली हमारे मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, तो यहाँ हमें जो है OH देखने को मिल जाता है। बट अगर HBO मिला तो देखो HBO में एक तो सिन एडिशन हो रहा है हमारा, वो ध्यान रखना है। और दूसरी बात एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट बना है तो हम इस वाले कार्बन पे प्लस बनाएंगे, तो यहाँ हमारा OH जुड़ा है और देखो एक बार वेज में है और एक बार डैश में है, तो सिन एडिशन हो रहा है। तो यहाँ देखो दो तरह के प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हो रहे होंगे, ये ध्यान रखना है। HBO हमेशा हमें सिन एडिशन देता है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट एंड थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, KCB एंड HCP। तो ये होता क्या है ना, इफ टेम्परेचर इज नॉट मेंशन्ड देन अज्यूम इट रूम टेम्परेचर एंड दैट TCP वुड बी मेजर प्रोडक्ट। तो अब ये होता क्या है, देखो जब हम इस पर्टिकुलर एल्कीन की यू कैन से इसमें एडिशन करेंगे अपना HBr का, तो देखो सबसे पहले H जो है ये वाली एल्कीन हमारी पोलराइज करके यहाँ पे सिंपली BH लगा देगा, या फिर दूसरी इसके पास पॉसिबिलिटी है कि ये वाली एल्कीन पोलराइज करके यहाँ Br ज्वाइन कर दे और H लगा दे। तो ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट के मिलते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट है ना, इट इज काइनेटिकली द फास्टेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म और मेजर एट वेरी लो टेम्परेचर। और ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, ये हमारा थर्मोडाइनेमिकली मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि देखो यहाँ हमारी जो एल्कीन है ना, इसके आसपास देखो कितने सारे अल्फा एच है, यहाँ से 3 अल्फा एच हो गए और यहाँ से 1 अल्फा एच हो गया और उसके बाद यहाँ से 3 अल्फा एच और हो गए। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो हमें कौन सा प्रोडक्ट होता है, TCP होता है। और वो नॉर्मली हमें रूम टेम्परेचर पे मिल जाता है या फिर हाई टेम्परेचर पे मिल जाता है। अगर मेंशन नहीं है तो रूम टेम्परेचर ही कंसिडर करना। और हमारा जो TCP है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, जैसे मतलब हम अभी नॉर्मली अभी तक हमारी जो मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करते हुए आ रहे थे उससे हिसाब से हमें मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। बट अगर स्पेसिफिकली हमें -80 डिग्री सेल्सियस या काफ़ी ज़्यादा लो टेम्परेचर गिवन है, तो आप देखना कि जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट, बेसिकली इसका उल्टा प्रोडक्ट जो बन रहा होगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और वो क्या होगा, हमारा KCP प्रोडक्ट होगा, राइट। अब देखो ये हमारा फास्टेस्ट तो है बट लीस्ट स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है लेस स्टेबल, यू कैन से नॉट लीस्ट स्टेबल, क्योंकि यहाँ हमारी जो एल्कीन है वो टर्मिनल पे है तो इसके पास जो अल्फा एच है वो इतने ज़्यादा नहीं है, है ना। तो ये लेस स्टेबल है और TCP हमारा मोर स्टेबल है थर्मोडाइनेमिकली।
राइट। तो ये काफ़ी छोटा सा कॉन्सेप्ट है और काफ़ी ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर आपको पुराने पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे, तो उनको आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। अब देखिए, ये हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कुचरोव रिएक्शन, जो कि हमारी एल्काइंस, जितनी भी टर्मिनल एल्काइन, एटलीस्ट एक टर्मिनल होना चाहिए एल्काइन के अंदर, है ना। इस तरह से एक एच होना चाहिए हमारी एल्काइन के ऊपर, तभी ये रिएक्शन हमें जो है देखने को मिलती है, एक एसिडिक एच होना चाहिए। तो ये रिएक्शन में होता क्या है ना, अगर आप नॉर्मली हाइड्रेशन कराओगे अपनी एल्काइन का, तो ये हमें जो कीटोन ऑप्टेन होता है ना, इसकी यील्ड काफ़ी ज़्यादा कम होती है, क्योंकि विद वाइल द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, जो हमारा कार्बोनिल कार्बन है ना, उसके ऊपर, सॉरी, जो हमारा डबली बॉन्डेड कार्बन है उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल कर देता है हमारे इंटरमीडिएट को। तो इस वजह से इसके साथ अपन क्या लेते हैं, H प्लस एच टू के साथ अपन 1% HgSO4 लेते हैं। तो Hg क्या करता है ना, हमारा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनाता है। तो इसके अंदर देखो प्लस जो है हमारा, वो Hg के ऊपर आ रहा है, ना कि कार्बन के ऊपर। तो इस वजह से ये जो रिएक्शन की यील्ड है ज़्यादा बढ़ जाती है, और इस तरह हमें हमारा कीटोन देखने को मिल जाता है विथ हाई यील्ड। कुछ नहीं करना है, अगर हमें एक ट्रिपल बॉन्ड गिवन है, तो उसमें हमें अपनी बॉन्ड पोलराइज करके एक डबल बॉन्ड जोड़ देना है, अकॉर्डिंग टू सीइंग की कहाँ पे हमारा एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। ओके। तो ये कुछ रो रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इट इज, यू कैन से ऑल्सो प्रिपरेटरी रिएक्शन ऑफ कीटोन्स। अब नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। अब हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ एल्कोहल। तो एडिशन ऑफ एल्कोहल हम काफी सारे रिएजेंट से कर सकते हैं इन आर एल्कीन। तो देखो, सबसे पहले हमारा जो रिएजेंट है, इट इज 1% KMnO4, जिसके अंदर एल्कलाइन कंडीशंस होती है और कोल्ड KMnO4 होता है। 0 डिग्री सेल्सियस का हमारे पास यह टेम्परेचर होता है। तो ये सिन एडिशन होता है, और इसको हम ग्लाइकोलाइजेशन कहते हैं। सिन एडिशन बेसिकली जो होता है ना, उसके हम कहते हैं ग्लाइकोलाइजेशन। और ये जो हमारा रिएजेंट है 1% KMnO4 इन कोल्ड कंडीशंस, इट इज कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट, एंड इट इज ऑल्सो टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। वाई? बिकॉज इसके साथ हमें जो एनोड MnO2 मिलता है ना, आर बाय प्रोडक्ट, इट इज ऑफ ब्राउन कलर। तो जब हमारा नॉर्मल सोल्यूशन होता है बिफोर रिएक्शन, इट इज कलरलेस सोल्यूशन। बट जब हमारी रिएक्शन हो जाती है विद 1% MnO4, KMnO4, तो हमें MnO2 मिलता है विच इज ऑफ ब्राउन कलर। ओके। तो ये जो KMnO4 के सोल्यूशन है, इसको पर्पल से ब्राउन भी कर देता है, और अगर हमने अलग से हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सोल्यूशन लिया है, तो इससे ये आप कह सकते हैं कलरलेस से ब्राउन कलर में कन्वर्ट कर देता है। तो अभी तक अगर आपको याद हो, तो हमने 3 अनसैचुरेशन के टेस्ट पढ़ लिए हैं। यहाँ हमने एक अनसैचुरेशन का टेस्ट पढ़ा है विद बेयर्स रिएजेंट, बाकी के 2 अनसैचुरेशन के टेस्ट आप कमेंट्स में जरूर कमेंट करिएगा। Now next reagent of our you can say hydroxylation is OSO4, osmium oxide with Na2SO3। तो ये भी हमारा सिन एडिशन करता है ऑफ ऑक्सीजन, एंड इसमें OS प्लस 8 से OS प्लस 6 में जा रहा होता है। इसका मैकेनिज्म है सेम एज बेयर्स रिएजेंट। और नेक्स्ट हमारा जो थर्ड रिएजेंट, इट इज मेटा CpBa, और ये होता है H2O के साथ। सो एंटी एडिशन शो करता है। और ये जो MCPP है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मेटा क्लोरो पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड। सबसे पहले हमने देखो एक पर ऑक्सी लिंकेज वाला बेंजोइक एसिड बना लिया, और उसके मेटा पोजीशन पे क्या करा, हमने क्लोरीन ऐड कर दिया। तो यही है हमारा रिएजेंट। तो मेटा क्लोरो पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड के साथ अगर हम वाटर लेते हैं, तो हमें एंटी एडिशन देखने को मिलता है। तो देखो, हमने हाइड्रोक्सिलेशन में दो रिएजेंट्स पढ़े जो हमें सिन एडिशन देते, और एक हमने रिएजेंट पढ़ा जो हमें एंटी एडिशन देता है। ये अच्छे से याद रखना। अब नेक्स्ट है हमारा कार्श इफेक्ट या फिर परऑक्साइड इफेक्ट। तो अभी तक हमने जो देखा था, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन किस में हो रहा था, हमारे HBO में, राइट। जो हमारा HBO था, उसमें एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हमें देखने को मिला था। और नेक्स्ट हमें एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन जो देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है कार्श इफेक्ट में, थ्रू आउट दी आर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर एल्कीन्स। तो देखो, इसमें क्या है, जब अगर हम HBr सिंपली CCl4 के साथ लेते हैं एज आवर सॉल्वेंट, तो हमारा जो प्रोडक्ट है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, और जिस तरह से नॉर्मल रिएक्शन प्रोसीड करती है उसी की तरह मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट दे देगा। बट अगर हमने कोई परऑक्साइड ले लिया, देखो जैसे PsCO होल्ड वाइज, तो क्या होगा ना, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। बेसिकली जिस तरफ हमारा अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा होगा, उस तरफ हम बॉन्ड पोलराइज करेंगे, और उस तरफ ही हमारा Br जोड़ रहे होंगे। तो ये प्लीज आप काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसकी मैकेनिज्म जो होती है, इट इज सिमिलर टू, यू कैन से, हमने जो हेलोजिनेशन रिएक्शन की जो मैकेनिज्म पढ़ी थी, उसी के अकॉर्डिंग होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। तो इसमें सबसे पहले हमने हमारा पेरोक्साइड लिया है, उसको हम जब HNO से रिएक्ट कराते हैं, तो हमारा ये वाला कार्बन फ्री रेडिकल बनता है।
फिर हम फर्दर जब इसको एच न्यू के साथ इंसिडेंट कराते हैं इसके ऊपर, तो हमें देखो एक बेंजाइल फ्री रेडिकल मिला है, ओके, फिनाइल फ्री रेडिकल मिला है, नॉट बेंजाइल, फिनाइल फ्री रेडिकल। अब फिनाइल फ्री रेडिकल जाके हमारा जो एच बी आर था उसको है वापस से होमोलिटिक फिजन उसका कराता है, और हमें यहाँ देखो नॉर्मल बेंजीन मिल गया और इसके साथ बी आर डॉट जो है हमारा रेडिकल मिल गया। अब ये बी आर डॉट जाके हमारी एल्कीन को वापस से पोलराइज करता है फ्रॉम दी एंटी मार्कोनिकॉफ साइड। तो यहाँ हमारा दूसरा वो फ्री रेडिकल बन गया, कार्बन फ्री रेडिकल, और बी आर जाके इसके टर्मिनल पे जुड़ गया, विच इज मोस्ट स्टेबल रेडिकल। तो अब आपको समझ आया कि एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट क्यों मिल रहा है, क्योंकि जब इसकी मैकेनिज्म हम करते हैं तो सबसे जो मोस्ट स्टेबल वाली हमारे पास कार्बन फ्री रेडिकल है वो फॉर्म हो रहा होता है। तो ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज एंटी मार्कोनिकॉफ। तो देखो यहाँ हमारा डॉट बन गया, अब इसके ऊपर जब एच बी आर जुड़ेगा तो बी आर इस साइड से जुड़ेगा, तो इसकी वजह से ये जो बी आर डॉट लास्ट स्टेप में हुआ ये रीयूज भी हो जाता है और हमारा जो प्रोडक्ट है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन शो करता है। अब कार्श इफेक्ट इज ओनली ऑब्जर्व फॉर एच बी आर एंड नॉट फॉर एच सी एल और एच आई। अब ये हो सकता है काफी बार आपके सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिया जाए या फिर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाए जेई मेन में, तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा पर ऑक्साइड इफेक्ट है वो सिर्फ एच बी आर के साथ ऑब्जर्व करा जाता है, एच सी एल और एच आई के साथ नहीं। तो ये क्यों होता है, एच आई के साथ क्या होता है, बिकॉज ब्रेकिंग ऑफ एच आई इन फोर्थ स्टेप, ये देखो ये वाला जो फोर्थ स्टेप है इसके अंदर जो एच आई है ये हम ब्रेक कर रहे हैं। तो एच आई स्टेप would be highly endothermic and non spontaneous, तो इस वजह से HCl के साथ peroxide इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है। और आई डॉट में क्या होता है, इज वेरी स्टेबल, हमारा जो आई डॉट बनेगा वो बहुत स्टेबल होता है। हमने पिछली बार आयोडीनेशन में भी ये चीज पढ़ी थी। तो इसकी वजह से जो रिएक्शन है उसको एक्सटर्नली एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि रिएक्शन हो। तो इन दोनों ही रिएक्शंस की नॉन स्पॉन्टेनिटी की वजह से जो peroxide इफेक्ट है वो HCl और HI के साथ ऑब्जर्व नहीं करा जाता है। अब जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है इट इज विद NBS। अब NBS क्या होता है, हमारा एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड होता है। एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि एक 5 मेंबर्ड हेटेरो रिंग है जिसके एक तरफ हमारे पास N है और N की जो दोनों एडजेसेंट पोजीशन है उनके ऊपर डबली बॉन्डेड कार्बन है और यहाँ पे Br है। अब ये जो है ना Br डॉट का जनरेटर होता है, सोर्स ऑफ Br डॉट एंड सब्सटीट्यूट Br डॉट at allylic and benzylic position of free radical by free radical mechanism। तो ये क्या करेगा ना, allylic और benzylic position। अब allylic क्या होती है, जो हमारा डबली बॉन्डेड कार्बन है ना उसके जस्ट एडजेसेंट वाला जो कार्बन है ये होती है हमारी allylic, ओके, ये हो गई हमारी allylic पोजीशन। और benzylic कौन सी होती है, हमारी बेंजीन से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होता है, राइट, ये वाला जो कार्बन है ये होता है हमारा बेंजाइलिक पोजीशन। तो इन दोनों पोजीशंस पे ये क्या करता है, हमारा बी आर डॉट अटैच कर देता है थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये ध्यान रखना कि एक तो हमारा जो एनबीएस है वो बी आर डॉट का जनरेटर होता है और ये अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजिशन पे बी आर अटैच कर देता है, सब्सटीट्यूट कर देता है। अब नेक्स्ट हमारी रिएक्शन आती है ओजोनोलिसिस, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये हमारी एल्डिहाइड कीटोन में भी काफी ज्यादा यूज आ रही होगी। तो देखो ओजोनोलिसिस जो होता है ना वो हमारा दो तरह का होता है, एक तो होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। दोनों में जो हमारा ओजोन है एज नेम सजेस्ट्स, ओजोन तो हमारा दोनों में ही प्रेजेंट होता है। बट जो सेकंड चीज होती है ना, जो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है उसमें हमारे पास Zn विद वाटर होगा और जो ऑक्सीडेटिव है उसमें सिंपली वाटर या फिर पेरोक्साइड होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। तो देखो इसमें होता क्या है ना, आपको अगर मैं प्रोडक्ट बनाना सिखाऊं तो सिंपली कुछ नहीं है, ये डबल बॉन्ड जो है रिडक्टिव में ये ब्रेक कर देना और जो डबल बॉन्ड जहां जहां था वहां डबल बॉन्ड O जोड़ देना बॉन्ड तोड़ने के बाद, ठीक है। ये तो हो गया हमारा रिडक्टिव का प्रोडक्ट, बस इतना करना है। बाकी की जो भी चीजें थी इन कार्बन के ऊपर वो हमें बिल्कुल सेम रखनी है, उनके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। ऑक्सीडेटिव में हमें एक स्टेप और आगे जाके क्या करना है ना, मान लो इन कार्बन के ऊपर और हाइड्रोजन भी था, तो जितने भी हाइड्रोजन होंगे, ओके, जितने भी हाइड्रोजन होंगे उन सबको हम क्या करेंगे OH से सब्सटीट्यूट कर देंगे। अभी शॉर्ट ट्रिक है हमारा प्रोडक्ट बनाने की, इसको मैकेनिज्म मत समझ लेना प्लीज, ये शॉर्ट ट्रिक है और ये आपको काफी जल्दी एकदम सटीक रिजल्ट देगी अपने एग्जामिनेशन में, स्पेशली इन जेई मींस। ओके, सो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में ये कर देना। अब मैंने आपको बताया था दो OH जो है हमारे सेम कार्बन पे कभी भी आप क्या कहते हैं स्टेबल नहीं होते। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाटर रिमूव कर देंगे और हमारा एक डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन तो था ही, इसके साथ एक और डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन आ जाएगा। तो बस यही होता है हमारा ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव में। देखो रिडक्टिव में क्या होता है, ब्रेक डबल बॉन्ड एंड अटैच O बाय डबल बॉन्ड, जहां से हमने डबल बॉन्ड तोड़ी थी वहीं पे हमने डबल बॉन्ड O जोड़ दिए, राइट।
ये वाली बॉन्ड तोड़ी और यहाँ डबल बॉन्ड जोड़ दिए। बट ऑक्सीडेटिव में क्या होगा, हियर आफ्टर ज्वाइनिंग ओ, फर्स्ट स्टेप के ओ जोड़ दिए, फिर उसके बाद ऑल्सो कन्वर्ट ऑल कार्बन इन कार्बन हाइड्रोजन। बेसिकली ये जो हमारा डबल बॉन्ड ओ वाला कार्बन है ना, इस पे जितने भी हाइड्रोजन है, ये वाला, इन दोनों को किससे सब्सटीट्यूट कर देना, ओ एच से, और फिर अगर पानी निकल रहा होगा तो पानी निकाल देना। ठीक है। अब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में ओजोन के साथ हमें ZnH2O भी दिया जा सकता है, Me2OS भी दिया जा सकता है, और PPS3 भी दिया जा सकता है। बट ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में हमें ओजोन के साथ हमेशा या तो वाटर गिवन होगा या फिर H2O2 ही गिवन होगा। देखो इसकी मैकेनिज्म कुछ इस तरह की होती है, हमने यहाँ हमारा ओजोन लिखा है, राइट, और इसकी बॉन्ड्स कुछ इस तरह पोलराइज होगी कि इसका जो जिस पे माइनस चार्ज होगा ओजोन में, वो एक तरफ से हमारे जो हमारी एल्कीन है उस पर अटैक करेगा, फिर एल्कीन की बॉन्ड जो है वो इस तरह पोलराइज होगी, और एल्कीन की बॉन्ड जो है ओजोन की दूसरी डबल बॉन्ड है उसको पोलराइज करते हुए इस तरह की एक इंटरमीडिएट बना रही होगी, जिसको क्या बोलते हैं, मोलो ओजोनाइड। और मोलो ओजोनाइड फर्दर मोनो ओजोनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें देखो यहाँ हमारे पास जो CH2 थे उनके बीच में एक ऑक्सीजन आ गया, और यहाँ नीचे बस 2 ऑक्सीजन रह गए। ठीक है, इसका भी एक स्टेप होता है, बट मैंने वो स्किप कर दिया फॉर नाउ, बिकॉज जेई मेंस के लिए आपको इतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि इसके जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, दोज आर मोनो ओजोनाइड्स एंड मोनो ओजोनाइड्स। ओके, और फर्दर कुछ नहीं, जैसे हम प्रोडक्ट्स बनाते थे कि हमने डबल बॉन्ड तोड़ दी और उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट मिला वो हमने बना दिया हमारे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के अकॉर्डिंग। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमें क्लैरिटी आ जाए कि भाई एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हमें किस तरह करना होगा। तो देखो यहाँ मैं ऑक्सीडेटिव भी करा रहा हूँ और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस भी करा रहा हूँ। तो रिडक्टिव में तो सिंपली हमें बॉन्ड तोड़नी है और क्या कहते हैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ देना है। ऑक्सीडेटिव में क्या होगा ना, देखो इस बार यहाँ से जो बॉन्ड टूटेगी ना, तो यहाँ ऑक्सीजन के बाद एक हाइड्रोजन भी होगा, तो इस हाइड्रोजन को हमने OH से रिप्लेस कर दिया और हमें यहाँ पे एसिड मिल गया। अब यहाँ कोई भी हाइड्रोजन नहीं था, जब आप ये वाला तोड़ोगे तो यहाँ सिंपली एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा और यहाँ कोई भी हाइड्रोजन नहीं, कार्बोनिल कार्बन पे, तो यहाँ हमें सिंपली कीटोन एज आंसर मिल जाएगा। अब वैसे ही देखो और क्वेश्चन से आगे, ये सारे क्वेश्चंस आप खुद से करना, और आपको किसी भी क्वेश्चन में आगे डाउट आता है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर पूछना। ऑलराइट, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम बर्च रिडक्शन पे। अब बर्च रिडक्शन क्या होता है ना, ट्रांस एल्कीन बनाने के काम आता है। अब देखो अभी तक हमने काफी सारे मेथड से सिन एल्कीन बना लिए, बट कभी भी अगर हमें स्पेसिफिकली गिवन हो किसी भी रोड मैप वाले क्वेश्चन में या लंबे से क्वेश्चन में कि हमें ट्रांस एल्कीन ही बनानी है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली रिएक्शन क्लिक जो करनी चाहिए, इट शुड बी बर्च रिएक्शन थ्रू एल्काइन। तो इसमें होता क्या है ना, एल्काइन को हम ले लेते हैं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के साथ, और ये जो कलर होता है ना इस पर्टिकुलर रिएजेंट का, सोडियम और लिक्विड अमोनिया का, ये होता है ब्लू कलर का। अभी तो एस ब्लॉक आपके सिलेबस से हट गया है, बट अगर आपने एस ब्लॉक भी पढ़ेंगे, अगर आप अपने जेई एडवांस के लिए, तो आप उसमें पढ़ेंगे कि अगर सोडियम हम NH3 में लेते हैं तो उसका कलर क्या होता है, ब्लू। ओके, सो अगर हम सोडियम इन NH3 लेते हैं और अलॉन्ग विद एल्काइन, तो उसकी रिएक्शन के बाद हमें ट्रांस एल्कीन ऑब्टेन होती है। तो देखो हाइड्रोजनेशन से हमें हमेशा सिस एल्कीन ऑब्टेन हो रही थी, बट बर्च रिडक्शन से हमें हमेशा ट्रांस एल्कीन ऑब्टेन होता है। Birch reduction is not shown by terminal alkynes, it rather performs acid base reaction. Why? Because देखो यहाँ हमारे पास आ गया NH3 क्या होता है, काफी बढ़िया बेस होता है, और उसके साथ साथ हमारा जो टर्मिनल एल्काइंस होते हैं उनका जो एसिडिक एच होता है वो भी काफी अच्छी खासी एसिडिटी रखता है। तो इस वजह से यहाँ हमारा रिडक्शन ना होके क्या हो जाता है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है और ये सॉल्ट ऑब्टेन हो जाता है अलॉन्ग विद हाइड्रोजन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको काफी अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, Birch reduction converts aromatic compounds into non-conjugated cyclodienes। अब इसका मतलब क्या है कि यार देखो जो कॉन्जुगेशन था ना, जो हमारे डबल बॉन्ड्स थे, एक क्या कहते हैं इसमें, आप कह सकते हैं कि जो हमारे p ऑर्बिटल्स थे एरोमेटिक कंपाउंड्स में वो पैरेलल थे, तो वो नॉन पैरेलल हो जाते, बीच में एक जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ जाता है और जो कॉन्जुगेशन है वो टूट जाता है डबल बॉन्ड्स के बीच का। और दूसरी बात, जो डबल बॉन्ड होगी ना वो हमेशा ही पैरेलल रहेगी, ये बात ध्यान रखना। ओके, काफी बार बच्चे भूल जाते हैं या फिर समझ नहीं पाते कि अगर मैं एरोमेटिक रिंग का बर्च रिडक्शन करा रहा हूँ तो उसमें डबल बॉन्ड किस तरह रहेगी। तो देखो अगर नॉर्मल रिडक्शन है तब तो कैसे भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले कार्बन को छोड़ के बाकी दोनों जगह डबल बॉन्ड लगाना पैरेलल में, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो उस साइड से हमारी एक डबल बॉन्ड इस तरह आ जाएगी और उसके पैरेलल दूसरी डबल बॉन्ड आ जाएगी। ओके, क्यों? क्योंकि नियर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इट स्टेबलाइज होता है हमारा जो इंटरमीडिएट है वो। ओके, नाउ बर्च रिडक्शन ओनली रिड्यूस वन रिंग एट अ टाइम,
टू प्रोड्यूस नॉन कॉन्जुगेटेड रिंग। जैसे मान लो हमारा यहाँ नेफ्थलीन है जिसकी 2 कॉन्जुगेटेड रिंग्स है, तो इसको अगर हमें इसका बर्च रिडक्शन कराना है तो एक ही रिंग का रिडक्शन होगा एट अ टाइम, और वो इस तरह होगा कि जो दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन था, दोनों रिंग्स के बीच में, तो वो कॉन्जुगेशन टूट जाए। जैसे देखो यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ गया, यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ गया। ओके, अब ये हमारी कुछ रिएक्शंस है। जैसे हमने एल्केन्स में कुछ रिएक्शंस रटी थी, वैसे ही हमारे एल्कीन्स में भी ये 2 तरह की रिएक्शंस है जो हमें सिंपली रटनी है। इसका मैकेनिज्म वगैरह हम कुछ डिस्कस करने नहीं होंगे। सो फर्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड्स। तो देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड्स में क्या है, CaC2, तो जितने कार्बन है उतने ही हमें वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ ऐड कर देने हैं, जैसे CaOH होल ट्वाइस और C2H2। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास Mg2C3। Mg2C3 में जब हम यहाँ पे देखो जैसे 3 कार्बन है और 2 Mg है, तो कार्बन्स को हम रिप्लेस कर देंगे अपने ऑक्सीजन के साथ, सॉरी हाइड्रोक्साइड्स के साथ। तो Mg2 था, तो अब या OH MgOH होल ट्वाइस प्रोडक्ट मिल जाता है अलॉन्ग विद C3H4। ओके, और Be2C है बेरिलियम कार्बाइड, तो इसके साथ हम 4 वाटर मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं और हमें मिलता है BeOH होल ट्वाइस। तो देखो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ जैसे जैसे हमारी रिएक्शन प्रोग्रेस करती जा रही है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने इस तरह लिखी है कि यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड भी बढ़ते जा रहे फॉर दी हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड्स। तो ये आप इसी ऑर्डर में कोशिश करना याद करो, तो आपको एग्जाम के टाइम रिकॉल करने में काफ़ी ईजी रहेगा। और नेक्स्ट हमारी रिएक्शन आ जाती है रिएक्शन विद रेड हॉट Fe ट्यूब। अब ये तो भाई काफ़ी जगह यूज़ होती है, काफ़ी सारे रोड मैप क्वेश्चन में भी यूज़ होती है कि आपको क्या करेंगे ना, सिंपली 3 मोल एल्काइन दे दिया और उसे रेड हॉट फेरस ट्यूब से पास कर दिया, तो क्या होगा ना, हमें सिंपली बेंजीन मिल जाता है। ठीक है, और मान लो अब हमारे पास यहाँ नॉन टर्मिनल एल्काइन है और एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, तो कुछ नहीं होगा, हर ऑल्टरनेट कार्बन पे एक एक मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा जब हम इसको पास करेंगे थ्रू रेड हॉट Fe ट्यूब। और अगर हमारे दोनों साइड यहाँ पे मिथाइल ग्रुप से नॉन टर्मिनल एल्काइन है कंप्लीटली, तो हर कार्बन के ऊपर हमारे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। और अगर हमारे पास एक तरफ इथाइल है और एक तरफ मिथाइल है, तो ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट इथाइल मिथाइल हमारे पास अटैच होते हुए दिख रहे होंगे। तो ये हो गई हमारी लास्ट रिएक्शन ऑफ टुडेज लेक्चर। सो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर टिल द एंड। प्रैक्टिस करते रहिए इस क्वेश्चंस की, और जो जो क्वेश्चंस मैंने लेक्चर के दौरान पूछे थे, मेक श्योर यू कमेंट दोज लेक्चर, और जितना हो सके इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड यू कैन ऑल्सो राइट रिव्यूज अबाउट दिस लेक्चर ऑन इंटरनेट एनीवेयर यू आर कंफर्टेबल। तो थैंक यू सो मच। और हाँ, इस लेक्चर के जो नोट्स है आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल रहे होंगे, मैं इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। सो थैंक यू।